ये श्वेतांबर जो है थोड़े से लिबरल हैं। आप जब ये दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू बैठा लेंगे तो आपको डिस्टिंक्शन साफ साफ समझ आ जाएगा, क्योंकि रिलीजन का चलने के लिए कम्युनिटी का सेंस चाहिए। अगर कम्युनिटी ही ख़त्म हो गई तो रिलीजन कैसे चलता है? तो इसमें फीचर्स आप देखेंगे, एलोंगेटेड ह्यूमन फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे फेस एलोंगेटेड है, लॉन्ग नेक है, लॉन्ग हैंड्स हैं। भक्ति मूवमेंट है ना उसके बाद खाली, वो तो मेडिवल में जैसे आपने पढ़ा है वो एज इट इज़ वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। हमने बस एक प्रॉब्लम, अरे हाँ एक चीज़ और कर लेते हैं इसी में, इससे याद आया, टेराकोटा कहाँ गया? रिलीजन कहाँ करा था हमने? कहीं दिख रहा है क्या? रिलीजन नहीं दिख रहा ना कहीं? कहाँ? हाँ पता नहीं क्या हुआ इसको, कभी कभी कुछ हो जाता है। हाँ शायद सेव नहीं हुआ। एक काम कर लेते हैं, एक हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज और लिख लेते हैं। हैं? हाँ वही। वैसे एंशेंट जो है ना, एंशेंट इंडिया वाली किताब में हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज डिटेल में दी हैं। फिर मतलब इंडिया की अगर फिलोसफिकल थॉट हम देखें ना तो वेदास हैं, और उसके बाद दो टाइप की फिलॉसफीज निकलती हैं, ऑर्थोडॉक्स जो वेदों में बिलीव करते हैं, हेटेरोडॉक्स जो वेदों में बिलीव नहीं करती, मतलब ये नास्तिक है, और ये है आस्तिक। ठीक है, ये इसके बाद क्या हो रहा है इंडिया में कि यहीं कहीं से एक भक्ति ट्रेडिशन निकल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ऑर्थोडॉक्स की जो फिलॉसफीज़ है ना वो आपके एंशेंट में कवर्ड नहीं थी, एंशेंट या मेडिवल में। ये मेडिवल में कवर्ड है, जो सर कराएंगे ना आपको जी सर, उसमें कवर्ड होगा ये, और ये एंशेंट में। इसलिए मैं सोच रहा था इसको छोड़ देता हूँ, बट ठीक है फ़िलासफ़ी में फिर भी करा देता हूँ, फ़िलासफ़ी वाला पार्ट पूरा। यहाँ पे हमने 6 स्कूल देखे थे। ठीक है, यहाँ पर 3-4 स्कूल मान लीजिए, जिसमें मेन है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। हाँ क्या? हाँ हाँ, श्रमण ट्रेडिशन है पूरा, इसको श्रमण ट्रेडिशन बोलते हैं। श्रमण के अंडर में आता है? हाँ, सब कुछ उसके अंडर आता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आज एक श्रमण ट्रेडिशन कर लेते हैं। वॉन्डरर, हाँ मतलब इसका सिनोनिमस हो गया था ये वॉन्डरिंग, मेहनत ही करते थे, मतलब कुल मिलाकर वो लोग जो कि तपस्या करते थे कुछ, मतलब श्रमण का मतलब वैसे यही है, श्रम करना है ना, लिटरल मीनिंग तो यही है कि हार्ड वर्क करना। बट ये लोग हार्ड वर्क क्या करते थे, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, है ना। तो ये एक्चुअली वॉन्डरर्स थे, ठीक है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था।
श्रमण ट्रेडिशन लिखिए। कि पीपल ऑफ दिस ट्रेडिशन वर wanderers in the forest in search of truth। In search of truth, they generally renounced all material lifestyle ठीक है। यहाँ पे जब हम ये पढ़ते हैं एंशेंट, तो हम यहाँ पे जनरली इसके बाद पढ़ते हैं कि इसका कॉज क्या था। ठीक है, कॉज पे हम फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी रिलीजियस ट्रेडिशन के कॉन्टेक्स्ट में करना है। अब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो इसके कॉजेज़ में भी जाते हैं। क्या प्रॉब्लम थी हेटेरोडॉक्स रिलीजन की और ये कब आ रहा है, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कई फिलोसफर्स का ये मानना है कि जो वैदिक टेक्स्ट था वहाँ से ये जो धीरे धीरे ब्राह्मणा वगैरह बन रहे थे, है ना, और इन सब में हमें ये दिख रहा है कि रिचुअल्स ज़्यादा हो रहे हैं। हो सकता है कि कई सारे लोग इस चीज़ से छिटक गए हों। ठीक है, और क्या चीज़ें हो रही हैं कि रिचुअल्स होने के साथ साथ रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस इस किस्म के हो रहे हैं जो कि एक्चुअली जो एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल है उसके साथ फिट नहीं बैठते। जैसे हम ये जानते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह हो रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एनिमल सेक्रीफाइस अच्छी चीज़ नहीं है अगर एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना है। दूसरी चीज़ ये कि वर्ण सिस्टम ज़्यादा रिजिड हो गया है, और गिवन दैट यहाँ पे आयरन एज आ चुकी है और एकदम से एग्रीकल्चरल बूम आ रहा है और नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो एकदम बढ़ती जा रही हैं, विच मीन्स कि वो जो 4 सिंपल डिवीज़न थे सोसाइटी के उसमें तो नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सर्विसेज भी 1000 किस्म की हो गई है ना। सर्विस देना मतलब शूद्र का काम है, लेकिन सर्विस अब 1000 किस्म की हो गई हैं। ठीक है, या अगर हम इसकी बात करें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग 1000 किस्म की हो गई है। ठीक है, हमारे पास 5-6 किस्म के तो मेटल ही हैं। ठीक है, 4-5 किस्म के गारमेंट के क्राफ्ट्स हैं, फिर हज़ारों किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो इसमें ऐसा करना कि ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या रोज़गार है व्यक्ति का, उसके बेसिस पे हम सोसाइटी को बांध पाएँ, ये मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि एक्चुअली सोसाइटी इस चक्कर में हो सकता है कई सारी जातियों में बट रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जातियों का उदय हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सोसाइटी के साथ चीज़ें चल रही हैं, इसने एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छिटका दिया होगा वैदिक रिलीजन से, और इस वजह से शायद ऐसा हो कि हेटेरोडॉक्स थॉट आया। हेटेरोडॉक्स थॉट हो सकता है इंडिपेंडेंटली आया, बट बात यह है कि सोसाइटी में इसको ट्रैक्शन मिला, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैनिज्म, बुद्धिज़्म सबसे पॉपुलर रिलीजन्स में से बन के उभरे, है ना। तो ये थे इसके कॉजेज़ कि ऐसा क्यों हुआ, बट हमें कॉजेज़ के डेप्थ में नहीं जाना, हमें किस चीज़ पे जाना है, हमें सीधे इसकी फ़िलॉसफी पे जानी है कि श्रमण ट्रेडिशन था क्या। ठीक है, तो देखिए कि वेरियस स्कूल्स ऑफ श्रमणिज्म, वेरियस स्कूल्स ऑफ श्रमणिज्म, एक है आजीविका सेक्ट, ये देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नियति। नियति, ठीक है, नियति क्या है, फेटलिज्म, फेट, डेस्टिनी, फेट, फेटलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इसके मेन फाउंडर थे वो थे मक्खली घोषाल।
एस्ट्रोलॉजी है क्या इसमें? नहीं, हाँ हो सकता है आती हो, वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है इसके बारे में क्या आता था इसमें। ठीक है, इसमें जो मेन पैटर्न माने जाते हैं वो हैं बिंदुसार। मेन पैटर्न जो माने जाते हैं वो बिंदुसार माने जाते हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ से पता लगता है बिंदुसार हैं? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह से पता लगता है कि बिंदुसार जो थे अशोक के पिता, वो क्या करते थे, वो इनके बड़े पैटर्न थे। लेकिन जब हम बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स में देखते हैं, उसमें दो सबसे बड़े इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं, किसके मिलते हैं? बिंदुसार के नहीं मिलते। किसके मिलते हैं? एक अशोक के और एक दशरथ के, ग्रैंडसन ऑफ अशोक। ठीक है, उनका सन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, उनका ग्रैंडसन ज़्यादा टाइम तक रहता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हार्ड एविडेंस पे जाएँ तो अशोक एंड दशरथ, ठीक है, ये थे इनके पैटर्न्स। नेक्स्ट आइए, लोकायत। ठीक है, इनको आप मटीरियलिस्ट्स लिखिए, दीज आर मटीरियलिस्ट्स। लोकायत का वैसे लिटरल मतलब क्या है? लोक में जो प्रख्यात है, मीन्स पॉपुलर। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये है। ठीक है, पॉपुलर। लेकिन ये है क्या एक्चुअली? ये है मटीरियलिस्ट, और शायद इसलिए पॉपुलर है। ठीक है, मटीरियलिस्ट मतलब हाँ, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, ये समम मोनन ऑफ लाइफ है। मतलब कि ये मुख्य उद्देश्य है, लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये जो कुछ भी है इसको एंजॉय करना। ठीक है, हाँ, कर्म वगैरह किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। इसमें भी ना दो टाइप के चारवाक होते हैं, इनको चारवाक भी कहते हैं वैसे। हाँ, नॉन स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, इनको चारवाक भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि ये चारवाक जो शब्द है ये चर्व से आया है। चर्व मतलब चबाना। ठीक है, खाली खाने पीने पे ध्यान रहता है। ठीक है, तो लिखो मटीरियलिस्ट क्या है? दे refuse to believe anything unless a hard evidence is provided। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परसेप्शन। ये ना, परसेप्शन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन मतलब है नहीं, साइंटिफिक मत मानो इसको, अभी बताते हैं क्यों प्रॉब्लम है इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ नियति की तो प्रॉब्लम आपको पता लग गई क्या है? क्या है नियति की प्रॉब्लम? हाँ, सब कुछ चलता है, हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है ना, तो कर्म तो बचा ही नहीं है ना। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फिलॉसफी में। कर्म नहीं बचा तो इंडियन फिलॉसफी नहीं बची, कोई सी नहीं बची है ना। हमने हेटेरोडॉक्स में भी जो सबसे बड़ी फिलॉसफीज निकल कर आ रही है ना, श्रवण ट्रेडिशन को हम हेटेरोडॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये जो सबसे बड़ी फिलॉसफीज निकल कर आ रही है वो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है। ये आते ही ख़त्म हो गई, बस इसलिए क्योंकि ये कर्म में विश्वास नहीं कर रही। क्यों? कर्म पे विश्वास ना करना मतलब इंडियन एथिक्स को नकार देना है। ठीक है, इंडियन एथिक्स का बेसिस है कर्म। ठीक, तो यहाँ पे चारवाक ये कह रहे हैं कि वो खाली परसेप्शन पे बिलीव करेंगे, किसी और चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। परसेप्शन मतलब जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, जो हमने खुद महसूस कर ली उस पर बिलीव करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे एक नया फिलॉसफी कल देखी थी। नया फिलॉसफी क्या थी? देखो ज़रा पीछे पलट के। हाँ, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या थे? हाँ, ठीक है। अब क्या है, एक बात बताओ, क्या आज तक किसी दूरबीन ने इलेक्ट्रॉन देखा है? हम विश्वास तो कर रहे हैं कि है, हम जानते हैं उसको पूरी केमिस्ट्री ने आधारित कर सकती है ना। हमने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है, लेकिन फिर
नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस की मदद से आपको एटम की सरफेसेस दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाता। हमें नहीं पता प्रोटॉन है भी कि नहीं, हमें नहीं पता, मतलब है ऑब्वियसली, ठीक है, हमें ये नहीं पता क्या पता प्रोटॉन से अलावा भी कोई और। हाँ बहुत सारी चीज़ें, वो तो है ही, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स एक नया है, ठीक है, हमें हज़ारों सब एटॉमिक पार्टिकल मिले हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये हमने तो देखा नहीं, अगर खाली परसेप्शन के बेसिस पे पूरी साइंस चलती तो फिर तो ये गड़बड़ है, क्योंकि वो तो चीज़ें हम साफ साफ नहीं देख रहे, वो आ रही हैं इन्फरेंस से, है ना। हम इन्फर कर रहे हैं कि ये मटेरियल इस फील्ड में इस तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसका कंपोजिशन ऐसा होगा, है ना। ऐसे हज़ारों किस्म के एक्सपेरिमेंट हुए, उससे हमें पता लगा कि ये और चीज़ें हैं अंदर। ये एक लगभग ऐसा हो गया नए फिलॉसफी में इन्फरेंस। मैंने क्या एग्जांपल बताया था कि पहाड़ पे धुआं उठ रहा है ना, मतलब पहाड़ पे आग लगी हुई है। ये एकदम वैसा हो गया कि ये एटम इस फील्ड में इस तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसके अंदर ये होगा। हमने देखा नहीं, अगर हमने खाली परसेप्शन रख लिया और इन्फरेंस को नकार दिया तो साइंस नहीं इस्टेब्लिश हो सकती। हम इन्फ्लुएंस से चीज़ों को मान रहे हैं फिलॉसफी में, तो हाँ उसका एक्सपेरिमेंट कर रही है हर डिफरेंट हाँ कंडीशंस में, हाँ और वो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो तब उसको वेरीफाई करके। हाँ। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग होता है। प्रैक्टिकल अलग है। इन्फरेंस की मदद से हम कई सारे पोस्टुलेट्स लेते हैं। अब इन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे कई चीज़ें तो हम प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंट ही नहीं डिज़ाइन कर सकते, थ्योरेटिकल लिमिटेशन है। हाँ हाइपोथेसिस है, कोई बात नहीं। अब लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमें ये पता लगे कि ये चीज़ इस तरह काम कर पाएगी। हम डायरेक्ट एविडेंस ना मिले, हाँ मतलब इन्फेरेंशियल बेसिस, इन्फेरेंशियल प्रूफ तो मिल जाए। प्रूफ कहने का मतलब है खाली वो नहीं होता जो हार्ड एविडेंस, मतलब ये फिजिकली हमें कोई चीज़ दिख जाए। लाइट का एग्जांपल दे सकते हैं, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। हाँ हाँ, और ये सारी चीज़ें इन्फेरेंशियल बेसिस पर आ रही है ना। इनफैक्ट बल्कि और बुरा है कि यहाँ पे तो उल्टा परसेप्शन है कि हमें दिख रहा है पार्टिकल नेचर भी है, ये भी नेचर है, दो चीज़ें दिख गई। प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ इन्फरेंस भी नहीं हमारा चल पा रहा, हम एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पा रहे फिर लाइट है क्या, है ना। कॉम्प्लेक्स है साइंस, बट यहाँ पे परसेप्शन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इन्फरेंस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों चाहिए। इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, यहाँ पे जो रिचुअलिज्म वगैरह हो रहा है ना, अब ये इसलिए हो रहा है कि लोग मतलब ऐसी ऐसी वेदों की कमेंट्री लिख रहे हैं कि ईश्वर ने ऐसा कहा है तो ऐसा करो, इसने ऐसा कहा है तो वैसा करो, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन किसी बात पे विश्वास मत करो, जो तुम्हें दिख रहा है तुम खाली उस बात पे विश्वास करो, है ना। इनका जो तात्पर्य है वो तो ये है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन अगर डीपर हम फिलॉसफी में चले जाएं तो कुछ और निकल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनिशियली इनका भाव अच्छा रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं निकला, ठीक है। इनकी खिल्ली उड़ाई गई कि मटेरियलिज्म, क्यों मटेरियलिज्म के बेसिस के ऊपर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एथिक्स को इस्टेब्लिश कर लें, है ना। या कहने का मतलब है इन्होंने बहुत ही शैलो मटेरियलिस्ट हैं, ठीक है। आज के साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर मटेरियलिस्ट्स होते हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि अगर हम सोशल रिलेशनशिप्स की भी बात करें वो भी साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे करते हैं, चलो, है ना। तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा एथिकल हो जाता है। यहाँ इन्होंने किसी चीज़ पे विश्वास करने से ही मना कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखवाया था मैंने यहाँ पे, है ना, विच मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, विच मीन्स दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और सोल और कर्म और इवन एटम्स। हमने वैशेषिका फिलॉसफी देखी थी, वैशेषिका में ना पीछे जाकर लिख दो मुनि कणाद, जिनके नाम पे वो शब्द बना है कण, KANAD, कणाद, ऐसे लिख लो। वैशेषिका फिलॉसफी में सेज कणाद थे। ठीक है। अब ये क्या है कि एटोमिज्म की बात कर रहे थे वैशेषिका वाले, ये कह रहे हैं कि एटम क्यों, हम ये लोग एटम में क्यों नहीं विश्वास कर रहे, देखा ही नहीं इन्होंने। उन्होंने तो ये कहा है ना कि वो ये जो कंपाउंडेड पार्टिकल्स हैं इनको तोड़ते चले जाओ, जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा उसको एटम बोल रहे हैं। कह रहे हैं हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते, जिस चीज़ को देखा नहीं हम बिलीव क्यों कर लें,
हम सोल पे बिलीव नहीं करेंगे, हम कर्म पे बिलीव नहीं करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, थोड़े से अनएथिकल हो गए उस सेंस में, ठीक है। ये थी हमारी लोकायत फिलॉसफी। इसमें हाँ, इसमें आप नाम लिख लिए, जैसे मखली गौशाला या अजीत केश कंबलिन, अजीत मैं देखता हूँ अगर मेरे को वो वाला श्लोक मिल जाए। वो सुना है, ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा। वो इनकी वो शरदर्शन संग्रह थी ना। अच्छा, ये जो 6 फिलॉसफीज हमें मिली, या ये हम जो इस तरीके से ये बांट रहे हैं ना, ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं या हमारी किसी किताब ने दिया है। ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स वाला कहाँ पे दिया हुआ है, माधवाचार्य ने दिया है, ठीक है। माधवाचार्य कौन थे, कल कौन सी फिलॉसफी थी उनकी, द्वैतवाद, ठीक है। वेदांत हमने सबसे साइड में लिखा ना, वेदांत, उसके 2 स्कूल्स थे, 3 स्कूल्स थे, है ना, अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत। जो द्वैतवाद थे उनके जो फाउंडर हैं वो एक्चुअली क्या है कि कंक्लूडिंग फिलॉसफी लिख रहे हैं द्वैतवाद वाली, ठीक है। तो उनके जो फाउंडर हैं मध्वाचार्य, उन्होंने षड दर्शन संग्रह लिखी है, नहीं सर्वदर्शन संग्रह लिखी है। षड दर्शन किसी और ने लिखा, सर्वदर्शन, है ना, सारे दर्शनों के बारे में लिखा है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, इंडिया में व्यू पॉइंट को फिलॉसफी बोल देते हैं, तो यहाँ पे फिलॉसफी को बोलते हैं दर्शन, ठीक है। तो उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह लिखा और उसमें उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है। मतलब उनका जो टेक्स्ट है ना, पढ़ के ऐसा भाव प्रतीत होता है कि कुछ लोग हैं जो वेदों में बिलीव करते हैं, कुछ हैं जो नहीं करते, जिनको नहीं करते उनको इन्होंने क्रिटिसाइज करा अपनी किताब में। वो इस तरीके से लिखी है किताब कि इनका क्रिटिज्म ही क्रिटिज्म मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से लिखी गई है कि इनके बारे में थोड़ी सी एम्पैथी है, ठीक है। और लास्ट में सबको क्रिटिसाइज करके वो अपनी फिलॉसफी द्वैतवाद लाते हैं। हाँ, हर कोई यही करता है, हाँ, फिर लास्ट में अद्वैत वेदांत लाए। हाँ, तीसरा लिखो अहेतुवादी। यहाँ पे जो फिलोसोफर हैं पुराण कश्यप, कश्यप भी लिख सकते हो, कश्यप भी लिख सकते हो, पाली में कश्यप लिख देते हैं। ठीक है, ये मेनली अहेतुवादी में उनको कहते हैं जो कि कर्म में बिलीव नहीं करते, ठीक है। मतलब इनको भी हम हेतुवादी कह सकते हैं, लोकायतों को। बट एक अंतर है अहेतुवादियों का, हो सकता है ये ईश्वर में लेकिन बिलीव कर रहे हो, ठीक है, कर्म में बिलीव ना कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर में बिलीव कर रहे हो। मतलब इसका क्या हुआ, इस तरह सोचो कि हमने सांख्य फिलॉसफी कल करी थी सबसे कोने वाली, ठीक है, और वो क्या कह रही थी, पूरी फिलॉसफी कर्म के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। अब क्योंकि कर्म के ऊपर बेस्ड है और ईश्वर इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, जिसके जो कर्म है उसके हिसाब से उसे अपने आप सब कुछ मिल रहा है, तो ईश्वर की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, है ना। तो क्या है कि ये पॉसिबल है कि आप ईश्वर में विश्वास ना करो और फिर भी कर्म में विश्वास करो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ऐसा सांख्य के कई फिलोसफर्स करते हैं, है ना। सांख्य में कई जो अर्लियर सांख्य फिलोसफर्स थे वो गॉड में विश्वास ही नहीं रखते हैं, बाद वाले रखते हैं, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे उल्टा हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ गॉड में विश्वास रखें, ठीक है, और आप इस चीज़ में विश्वास रखें कि जितनी पूजा होगी उतने अच्छे फल मिलेंगे, ठीक है, और कर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये हो गए अहेतुवादी, ये कुल मिलाकर कर्म में विश्वास नहीं रखते। अब किस वजह से नहीं रख रहे हमें नहीं पता, हो सकता है गॉड में रखें विश्वास या ना रखें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अहेतुवादीज होते थे। फिर अज्ञानीज, अज्ञानी एक्चुअली वही हैं जो आज हम जिनको कहते हैं ना एग्नोस्टिक्स, इसको एग्नोस्टिक्स लिखिए।
एग्नोस्टिक्स कौन होते हैं आज? who doubt the existence, हैं? or not sure about the हाँ, हु आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस। इन लोगों को हम वैसे बोल, ये मटीरियलिस्ट हैं, बट कई सेंस में हम इन लोगों को बोल सकते हैं कि ये एथीस्ट्स हैं, है ना। जो नहीं दिख रहा उसमें विश्वास नहीं कर रहे, मतलब ये एथीस्ट हैं। एथीस्ट मतलब ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले। अज्ञानी वो हो गए कि हम कुछ पता ही नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता ईश्वर है कि नहीं, और हम ये भी नहीं पता लग सकते कि कर्म है कि नहीं, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटीज़ के बियॉन्ड है, ठीक है। वो लोग क्या होते हैं? अज्ञानी, अपने आप को अज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। 5वां लिखिए, इटर्नलिस्ट्स। इटर्नलिस्ट शाश्वतवादी। यहाँ पे अज्ञानी है ना, जो सेज हैं मेन, यहाँ पे लिखे संजय बेलाथीपुट्ट। बेलाथीपुट्ट, BELA TTHI PUTTA TTA। क्या कह रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। और मान लो अगर हमें पता भी लग जाता है, इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है हमारे फाइनल लिबरेशन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जंगलों में गए ज्ञान पाने के लिए और फिर लौट कर आए कह रहे ज्ञान पाने कर कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर मिल भी गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, हैं? एब्सर्ड नहीं है, एकदम वैसे ही हो गया जैसे कि गौतम बुद्ध के साथ हो गया, ठीक है। फिर शाश्वतवादन में पादुका कच्चायन, पाकुधा है, PAKUDH है, पाकुधा। कच्चायन, KACCHAYANA। इटर्नलिस्ट कौन है? वो लोग जो 5 एलिमेंट्स में मानते हैं, और 5 इटर्नल हैं ये एलिमेंट्स, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो वाले, ठीक है। ये तो हो गया हमारा श्रवण ट्रेडिशन कोर। सबसे पहले श्रवण वाले ये लोग निकले, ठीक है। इनमें से 2 स्कूल्स ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इनमें से नहीं, मतलब यहाँ से इन के अलावा 2 स्कूल पॉपुलर हो गए, एक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो अब हम करते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे पहले बुद्धिज्म। और तो पहले जैनिज्म आया, पहले जैनिज्म करें क्या? टाइमलाइन के हिसाब से चलें क्या? पहले जैनिज्म करते हैं। जैनिज्म जो शब्द, जैनिज्म जो आया है वो कहाँ से है? जिन, जिन मीन्स नहीं, कॉनकरर। कॉनकरर की स्पेलिंग क्या होती है? QUER। कोई बात नहीं, मेरे को अब एग्ज़ाम नहीं देना, आपको देना है, मेरा हो गया, ठीक है। हाँ, कॉन्करर मतलब कॉन्करर किस चीज़ पे, कॉन्कर किस चीज़ पे कर रहे हैं? सेल्फ पे, दुनिया पे नहीं। दुनिया पे किंग्स कॉन्कर कर रहे थे, ठीक है। और ये वो थे जो कि मतलब ये लिच्छवीगण से आए थे। व्रजी किंगडम था, व्रजी किंगडम कहाँ था? व्रजी टॉप में, नेपाल बिहार वाले बॉर्डर पे, ठीक है। उस किंगडम में कई सारे छोटे छोटे रिपब्लिकन किंगडम्स थे, है ना। अब ये लोग मिलके मतलब पूरी व्रजी मतलब रिपब्लिक्स को चलाते थे। अब उनमें से एक किंगडम था छोटा, प्रिंसिपैलिटी बोलो, है ना, लिच्छवी, और लिच्छवीज के ये प्रिंस थे, ठीक है। और ये छोड़कर आ गए थे। तो अगर
इन्हें दुनिया पर कॉन्कर करना होता तो पोजीशन अच्छी थी उनके लिए, ठीक है। ये अपने आप पे कॉन्कर करना चाहते थे, ठीक है। और ये हर किसी का ये सब, ये जितने भी श्रमण ट्रेडिशन वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जंगलों में जा रहे हैं, हर चीज़ त्याग दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जब हम कॉजेस पे जा रहे थे ना, और भी चीज़ें हम मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे देखेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिले हुए वस्त्र लोगों ने पहनना शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हटा रहे हैं। उस समय सिले हुए वस्त्र का मतलब है फैशन, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वो लोग जो ये नई दुनिया में आ जा रहे हैं, ये जो फैशन कर रहे हैं, ये गलत है, हम सही हैं, ठीक है। हाँ, अब तो ये नॉर्मल हो गया ना। अब फैशन वो हो गया कि सिले हुए वस्त्र ना पहने, अब उल्टा हो गया है ना। उस ज़माने में अलग था। चलो, तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन लिखो, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकार। इनमें से पहले थे ऋषभदेव तीर्थंकर पहले थे ऋषभदेव। बीच के हमें पता नहीं है, मतलब पता तो है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। 23वां इम्पोर्टेंट है, वो है पार्श्वनाथ। और आखिरी है महावीर जैन। ठीक है। और इन सब के ना ट्रेडिशन बहुत बड़े बड़े हैं, कहते हैं लोग ये 250 साल जिए थे और वो सारी चीज़ें, मतलब है बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें इग्नोर करेंगे। हमारा काम क्या है, हम सीधे इनकी सिर्फ फिलॉसफी पे जाना चाहते हैं, ठीक है। और मेनली इनकी जो फिलॉसफी है ना, वो हर चीज़ में सोल है, हर चीज़ लिविंग है, ठीक है। इस टाइप की फिलॉसफी है इनकी, ठीक है। ये इसका एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये है कि ये भी मानते हैं कि जो दुनिया है ना इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स है और सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, है ना। ये लगभग अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता, ज़्यादातर चीज़ें हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम बता ही नहीं सकते, हम बता क्यों रहे हैं, ये फिर भी एक फ़िलॉसफी दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये फिर भी एक फ़िलॉसफी दे रहे हैं, क्या, जैसे हर चीज़ में सोल है, ये अपने आप में एक फ़िलॉसफी हो गई, फिर ये कैसे बता रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ें इनका ये कहना है कि अपने आप को अगर हम कॉन्कर कर लें, है ना, और इस पूरी जो ये तो इंडियन फिलॉसफी का लगभग कोर ही रहा है, क्या, जो जैसा हमने सांख्य में देखा, क्या कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है, और ये मानकर चल रहे हैं जो सोल्स हैं वो दुनिया से अटैच्ड हैं। इनका कुल मिलाकर लिबरेशन का मतलब हमारा जो काम है वो क्या है कि हमें यहाँ से छूटना है। जैसे ये पार्टनरशिप विद वर्ल्ड और ये छूट जाएगी, हम लिबरेट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही हमें नॉलेज मिलेगी, है ना, हम इस पूरी चीज़ से छूट जाएंगे। मतलब एक फ़िलॉसफी इस तरीके की है, ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, अंदर है हमारी सोल, ठीक है। और इस सोल का प्रकाश कहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक हमारी बॉडी है, ठीक है। जैसे ही ये जितने भी ये पार्टिकल्स हैं जो हमारे आसपास अटैच्ड हैं, ये छूटना शुरू हो जाएंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे। और जैसे लिबरेट होंगे, ये हमारे जो ये है ना, हमारा तेज इनफाइनाइट हो जाएगा, पूरी दुनिया में प्रकाश की तरह ही फैल जाएगा। हाँ, ये लोग इसको कार्मिक पार्टिकल बोलते हैं कि हमारे जो पार्टिकल हैं, मतलब हमारी जो बॉडी है, ये हमारे कार्मिक पार्टिकल्स हैं। ये इसलिए हमारे साथ हमारी बॉडी अटैच्ड है क्योंकि हमने कुछ कर्म करे होंगे, ठीक है। और ये उन कर्मों का फल है कि हम जो अभी जैसे दिख रहे हैं, जो कि, ठीक है। तो चलो इनकी कोर ऑफ द फिलॉसफी लिखते हैं। हाँ, वर्ल्ड बॉन्डेज है। अज्ञानी नहीं मान रहे ऐसा, मटेरियलिस्ट नहीं मान रहे, उनके लिए तो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, ठीक है। सबसे पहला रिजेक्शन ऑफ गॉड, रिजेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है। ऑल्दो लेटर जैन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, महावीर जैन को ही गॉड मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। दूसरा, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ सोल।
इवन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इन सब की भी सोल है। बस उन्होंने सोल की क्वालिटी अलग कर लिया। कैसे? कि वो ये कह रहे हैं कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं इनमें 1 डायमेंशनल सोल होंगी, ठीक है, हमारे अंदर 5 डायमेंशन वाली सोल होंगी, है ना। इस तरीके डायमेंशन मतलब कितने एलिमेंट्स के साथ डील कर पा रही है सोल, है ना। हमारे फायर, एयर, जो कुछ भी है सारे एलिमेंट्स के साथ डील कर रही है, इसकी सोल बहुत कम के साथ डील कर रही होगी, है ना। ऐसा कुछ कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। कि souls are in bondage, souls, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, ठीक है, 2-3 लाइन में आएगा। souls are in bondage in this world, souls are in bondage in this world because of the sticky particles of karma, because of sticky particles of karma। ब्रैकेट में आप कर्म पुद्गल लिख सकते हैं। इनके लिए पार्टिकल मीन्स पुद्गल, मटीरियल मीन्स पुद्गल, पुद्गल, PUDAGAL, पुद्गल, ठीक, कर्म पुद्गल, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन ये बैठ रहा है, हम जितने कर्म करेंगे उतना ज़्यादा स्टिकी सब्सटेंसेस आते जाएंगे, है ना, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं, द मोर वी एक्ट इन दिस वर्ल्ड, द मोर वी एक्ट इन दिस वर्ल्ड, ब्रैकेट में परफॉर्म कर्म, द मोर वी गेट engulfed in it, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, मतलब ये सेल्वेशन चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट लिखिए सेल्वेशन। फिर हमें सेल्वेशन कैसे मिलेगा? कुछ भी नहीं करके, है ना। तो आप ये लिखिए, हाँ, तो कुछ कर्म नहीं करना है हमें कुल मिलाकर। जैसे वो सल्लेखना वगैरह वाली थ्योरी आती है। सल्लेखना आप जानते हैं क्या होता है ना, कि सब, हाँ, फास्ट टिल डेथ, खाना पीना सब बंद कर दो, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ये देखिए, साल्वेशन इज अचीव्ड, ये साल्वेशन, रुको, साल्वेशन हमने लिखा ना, हाँ, व्हेन वी स्टॉप आवर कार्मिक एक्शंस, our karmic actions, the influx of karma particles stops, ultimately leading to moksha, अल्टीमेटली लीडिंग टू मोक्ष। यहाँ पे थोड़ा सा इनका 5 स्टेप प्रोग्राम था इस पूरी चीज़ के लिए, कि कह रहे हैं कि पहले तो इन्फ्लक्स को रोकना है, फिर नया आने नहीं देना है, उसके बाद जो पुराने वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब सारे झड़ जाएंगे फिर हमें मोक्ष मिलेगा, है ना। इस तरीके 4-5 स्टेप में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। हम उस डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। अब ये सारा काम करने के लिए उन्होंने 5 वोज बताए हैं हमें। पंचव्रत लिखो, पंचव्रत, ये कहने हैं कि कार्मिक पार्टिकल नहीं आए, इसके लिए आपको पंचव्रत लेने हैं, या पंच महाव्रत भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है पंचव्रत? सबसे पहला है सत्य, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, हाँ, अपरिग्रह, ये वही है। तो वो क्या कहते हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट जैन फिलॉसफी से मतलब उन्होंने अडॉप्ट करिए, हैं, अपरिग्रह, अपरिग्रह, हैं, हाँ, योग में भी है, थोड़ा सा अंतर है। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, अपरिग्रह,
नॉन पोजेशन, अस्तेय, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, एंड ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा है 3-fold पाथ। 5 वोज लेने हैं और 3-fold पाथ हमें फॉलो करना है। 3-fold पाथ और 3 रत्न, 3-fold पाथ, 3-fold पाथ, 3 रत्न, रत्न, राइट फेथ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब राइट फेथ क्या है? वो सारी चीज़ों में बिलीव करना है जो उन्होंने बोली हैं, ठीक है। राइट कंडक्ट क्या है? अभी जो हमने देखा, ठीक है। और राइट नॉलेज के लिए हम काम कर रहे हैं, लिबरेशन के लिए, कि हमें नॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फिलॉसफीज़, 2 कोर फिलॉसफीज़ लिखी है। ये तो चलो, ये रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया जो अभी बोला, ठीक है। अब फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फिलॉसफीज़ दी हैं इन्होंने, ठीक है। सबसे पहली अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, और दूसरी है स्यादवाद। ये शायदवाद नहीं है, बट लोग इसको थ्योरी ऑफ डाउट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद मीन्स अनेक मतलब मैनी, अंत मीन्स एंड्स, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये कि अनेकांतवाद में लिखिए, अनेकांतवाद छोटा सा टॉपिक डाल लीजिए कि अनेकांतवाद, द वर्ल्ड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफाइनाइटली मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनी नहीं, इनफाइनाइटली मैनी, अनेक हैं, इनफाइनाइटली मैनी, अनंत है, इनफाइनाइटली मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड itself has many characteristics। जहाँ मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया था ना, वहाँ पे एलिमेंट लिखना चाहिए हमें। ये कह रहे हैं कि दुनिया में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं या इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है। ये ज़्यादा अच्छा सही तरीका है बोलने का, है ना, कि वर्ल्ड हैज़ इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स या इनफाइनाइट एलिमेंट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। समझ रहे हैं क्या? कि एक पहली बात तो दुनिया कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हम तो जान ही नहीं सकते दुनिया, ठीक है। दूसरा, दुनिया को तो जानने की छोड़ दो, हम एक ऑब्जेक्ट के हर एस्पेक्ट को ही नहीं जान सकते, इम्पॉसिबल है हमारे लिए जानना, ठीक है। उन्होंने इसके लिए 5 ब्लाइंड मैन वाली एक वो दी थी स्टोरी, सुनिए 5 ब्लाइंड मैन वाली स्टोरी। ब्लाइंड मैन, एलिफेंट एंड 5 ब्लाइंड मैन, नहीं सुनी? सुनिए, बताओ क्या है। जो एलिफेंट होती है ना, हाँ। 5 ब्लाइंड पर्सन होते हैं, हाँ, वो जिस चीज को छूता है वो ऐसा बताता है। उसके अगर सर उसके पैर को छू तो वो बताता है कि हाथी मोटी, हाँ। पूंछ को छूता है तो बताता है पतली। हाँ, तो ये आप बता सही रहे हो, लेकिन मतलब इससे ना वो निहितार्थ गलत निकल रहा है। ऐसी है स्टोरी कि 5 ब्लाइंड मैन थे, ठीक है, और वो जा रहे थे और एकदम से उन्हें हाथी दिखा क्या? ब्लाइंड मैन थे, दिखा नहीं, ठीक है। मतलब उन्हें पता लगा कि यहाँ पे हाथी है, किसी ने बताया हाथी है, ठीक है। तो पूछा गया फिर हाथी है कैसा, और वो ब्लाइंड थे, उन्होंने इंस्पेक्ट करना शुरू करा। एक ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा हाँ समझ गया मैं, हाथी पिलर की तरह होता है। एक ने पूँछ पकड़ ली, कहता हाँ हाथी रोप की तरह होता है। एक ने कान पकड़ लिए, कहता अरे नहीं पर्दे की तरह होता है। एक ने पेट पकड़ लिया, कहता नहीं दीवार की तरह होता है, ठीक है। एक ने ट्रंक पकड़ लिया, कहता नहीं अजगर की तरह होता है, ठीक है। तो
अब वो जैनिज़्म वाले हमसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं हम हैं अंधे, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसके हम इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम बता ही नहीं सकते। मतलब क्या है, हम उन 5 ब्लाइंड मैन की तरह हैं कि हम अपने अपने तरीके से दुनिया को देखते हैं, ठीक है, टटोलते हैं, कुछ देखते हैं और फिर बताते हैं अरे नहीं नहीं ऐसी है दुनिया, हमें क्या पता, हमने कौन सी पूरी देख ली है ना। अनेकांतवाद का मतलब क्या है, कुल मिलाकर ये है कि इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है और इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक हम बता ही नहीं सकते, हमारी नॉलेज जो है वो लिमिटेड है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो अज्ञानी लोग बोल रहे थे ना, लगभग वही चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बेशक इन्होंने बोला जब हम कुछ बता ही नहीं सकते तो फिर थ्योरी क्यों दे रहे हैं इतनी, है ना। तो ये इनफैक्ट एक क्रिटिज्म है। और इसी अनेकांतवाद से फिर सेकंड जो चीज़ निकलती है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल बस लिख लो, आपको स्टोरी अब याद आ ही जाएगी अगली बार जब आप सोचोगे। क्या है एग्जांपल, एलिफेंट एंड 5 ब्लाइंड मैन, है। और ये पता है, ये ऐसे में बड़ी काम आती हैं ऐसी स्टोरीज़ जब हम लिखते हैं ना कुछ भी, मतलब, और ज़्यादातर फिलोसफिकल एसेज में, जहाँ पे यू कैन नॉट स्टेप एंड सेम रिवर ट्वाइस, इस टाइप के जो आते हैं ना, इसमें ऐसी बना के दूर दूर की स्टोरी उठा के लाओ, हैं। ये लिखी हुई है स्टोरी, ये वाली 5 ब्लाइंड मैन वाली। ओह अच्छा, मेजर सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं। पहले पता है क्या, स्कूलों में वो छोटे छोटे उसमें पिक्चर के साथ ना पढ़ाते भी थे स्टोरी, आजकल नहीं करते ये काम। नहीं पता है, पूरे हिंदुज़म में ऐसा है ही, और जनरली हर, हाँ, अंगोर वट में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हर टाइप की स्टोरी उसमें भी है ना। तो खैर एनीवे, अब यहाँ से इस अनेकांतवाद से ही एक और स्टोरी निकलती है, स्यादवाद, ठीक है। अब स्यादवाद वाली स्टोरी क्या है, सॉरी स्टोरी नहीं, फिलॉसफी क्या है कि ये कह रहे हैं कि हम जब बता ही नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में, है ना, कहने का मतलब है हम जो भी असर्शन कर रहे हैं वो सब गलत है ना। विच मीन्स अगर हमें असर्शन सही करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा हर स्टेटमेंट के बाद कि रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ द ट्रूथ, है ना। ये आप विश्वास करें कि जो हम बता रहे हैं उसमें हम मतलब वो ना हो जाए, मतलब एडमेंट ना हो जाए कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव जजमेंट, ठीक है, लिखो, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ रिलेटिव जजमेंट। दैट ए ट्रुथ from one point of view might be false from another point of view. ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। कहने का मतलब है हम कभी भी कंप्लीट नॉलेज तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये अब इसमें जैनिज़्म में ये जो कोर चीज़ें हैं ये तो एकदम सही है। अब जनरली क्या हुआ है, जितने भी ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इन सब के डिविजन्स हुए आगे चल के, है ना। जैसे वेदों में भी 6 हेटेरोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स थॉट निकले, उसमें भी वेदांतिज्म में और कई सारे थॉट्स हैं, 3 मेन हैं और भी कई सारे हैं, 5-6 हैं। जब आप भक्ति मूवमेंट करेंगे मेडिवल में, उसमें डिटेल में दिए हुए हैं जितने भी वेदांत हैं ना, 6-7 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वहाँ, ठीक है। जैसे गौड़ीय वैष्णविज्म, ये अपने आप में एक थॉट है, ये वेदांत का ही थॉट मान लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही चैतन्य वैष्णविज्म है, श्री चैतन्य वेदांत, ठीक है, कि श्री चैतन्य महाप्रभु वाला, या श्री औरबिंदो थे, है ना, जो मतलब फ्रीडम फाइटर भी थे, बाद में उन्होंने अपनी फिलॉसफी निकाली, है ना। तो औरबिंदो का अलग वेदांत है ना। तो अष्टवक्र गीता, इन्होंने अष्टवक्र गीता लिखी है, तो अच्छा अष्टवक्र पता नहीं, बट वो वेदांत में उनकी फ़िलॉसफी मानी जाती है कि नहीं पता नहीं, जो भी है, मतलब हो सकता है मानते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये जो बाद की जितनी फ़िलॉसफी हैं सबको वेदांत मान लेते हैं, ठीक है। तो हम, हाँ, स्कूल्स ऑफ जैनिज्म लिखिए कि आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर
2 important sects emerged. दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. क्या ही आ रहा है, कुछ और ही आना शुरू हो गया तो कुछ भी आ रहा है. जैनिज्म, ISM, जैनिज्म, एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशन, शैमनिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. हाँ, महावीर एंड बुद्धा कंटेम्पररी थे. अब इनकी, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इस डिटेल में नहीं जा रहे कि कब आए थे. 6th सेंचुरी में आए थे, वरना 6th सेंचुरी BC. ठीक है. अब देखो, दिगंबर एंड श्वेतांबर, इनके हम यहाँ से डिविजन्स नोट कर लेंगे. ठीक है. कुल मिलाकर आप बस ये माने कि जो दिगंबर्स हैं वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं. ठीक है. और ये श्वेतांबर्स जो हैं वो थोड़े से लिबरल हैं. आप जब ये दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू बैठा लेंगे तो आपको डिस्टिंक्शन साफ साफ समझ आ जाएगा. क्या कि पोजीशन ऑफ क्लोथ, कि टू अचीव निर्वाण. अब लिबरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इनके हिसाब से कर्म छोड़ देने, सब कुछ छोड़ देना, दुनिया छोड़ देनी है ना. अब उसके लिए कपड़ा छोड़ना तो सबसे पहला प्रायोरिटी है. ठीक है. अब ये कह रहे हैं दिगंबर. दिग मीन्स दिक से आया. दिक मीन डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स स्पेस. ठीक है. अगर अंबर मतलब नहीं, यहाँ पे अंबर का मतलब वो नहीं है. अंबर का मतलब यहाँ पे कपड़े हैं, है ना. जिन लोगों के कपड़े स्पेस है, मतलब ये है, मतलब वो और कुछ नहीं पहन रहे, है ना, स्पेस ही है उनका कपड़ा, वो है दिगंबर. मतलब न्यूड रहेंगे. तो पोजीशन ऑफ क्लोथ, टू अचीव निर्वाणा वन मस्ट रिनाउंस एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स. ठीक है. ये एकदम ऑर्थोडॉक्स स्टैंड हो गया उस चीज़ के ऊपर, है ना. एडमेंट हो गए उस चीज़ के ऊपर कि ऐसा करना ही करना है. अब श्वेतांबर क्या है? नहीं, न्यूडिटी एसेंशियल नहीं है इस काम के लिए. दूसरा, पोजीशन ऑन वुमेन, कि वुमेन वो कह रहे हैं कि पहले वो मैन की तरह बॉर्न होंगी, उसके बाद वो लिबरेशन ले सकते हैं. ये कह रहे हैं ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग वुमेन आर इक्वली कैपेबल ऑफ अटेनिंग लिबरेशन. यहाँ पे जैनिज्म की एक बात आती है. क्या? जैनिज्म ज़्यादातर चीज़ों में वो जो वैदिक फिलॉसफी थी कि वर्ण सिस्टम को नहीं मानना, ये सारी चीज़ें मानते हैं, लेकिन फिर भी वर्ण डिस्टिंक्शन को साफ साफ क्रिटिसाइज़ नहीं करते जैसे कि बुद्धिज़्म करता है. और शायद इस वजह से ऐसा हुआ कि जैनिज्म इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना बुद्धिज़्म हुआ. ठीक है. तो ये जनरली जो वाली चीज़ है ना, हमें अक्सर मिल जाती हैं जहाँ पर ये ये भी हो सकता है कि आज जो जैनिज्म की पोजीशन है, बुद्धिज्म तो पूरा खत्म हो चुका है जहाँ तक. हाँ. जैनिज्म थोड़ा बहुत क्या पता इसी की वजह से बचा हो. हाँ. तो जो जिन कम्युनिटीज़ में बचा है, जनरली बनिया कम्युनिटीज़ में बचा हुआ है ना. और वो कम्युनिटीज़ को उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना. लेकिन बुद्धिज़्म ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म बिल्कुल ही नहीं बचा. बिल्कुल की बात नहीं, थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना नहीं है. जस्ट जैनिज्म आज भी है, जैनिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा है. नहीं, महाराष्ट्र में है अच्छा खासा. ऐसा राजस्थान में बुद्धिज़्म इतना नहीं है, जैनिज्म है. हाँ, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में तो है ही. चलो ये हो गया. फिर कि पोजेशन, किसी चीज़ का पोजेशन रखना है कि नहीं. क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि एक ब्रूम, एक कमंडल, वाटर पॉट और एक शास्त्र किताब है, 3 चीज़ों का पोजेशन खाली रखना है आपको. ये इन्होंने कुछ और ज़्यादा स्पेसिफिक लिस्ट बनाई कि इतने का आप पोजेशन रख सकते हैं. नॉन पोजेशन तो है ही मेन थॉट. और पॉइंट ये है कि अगर नॉन पोजेशन है तो किसी चीज़ का पोजेशन रखना ही क्यों है? इवन किताबों का भी क्यों पोजेशन रखना है? वो डिस्काउंट दे रहे हैं. वो कह रहे हैं 3 चीज़ों पर डिस्काउंट हो, कह रहे हैं 14 चीज़ों पर. एक अंतर ये है. फिर ऑन आइडल, दिगंबर आइडल्स आर अनडेकोरेटेड, नेकेड, है ना, और डाउनकास्ट आइज हैं. एकदम ऐसा हो गया जैसे गंधार आर्ट में बुद्धा बनाते हैं ना, सैड फेस्ड, वैसा कुछ. और यहाँ कह रहे हैं श्वेतांबर आइडल कैसे? आर डेकोरेटेड विद ज्वेल्स, वेयरिंग लियोन क्लोथ,
क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट स्टारिंग आइज, जो भी। हाँ, इसमें भी ना आगे और आते हैं मंदिरवासी वगैरह, ठीक है। तो मतलब हम उतने डेप्थ में नहीं जाते कभी भी कि किसमें, एंशंट वाली में ना, हमारी में, हाँ, उसमें मंदिर मार्गी कहते हैं उनको, है ना। वो डिवीजन दिया, इसमें भी दिया होगा कहीं, है ना, दिगंबर। इसमें भी क्या कहते हैं, बिस्पंथी हैं, थेरापंथी हैं, और फिर श्वेतांबर में मंदिर मार्गी हैं, यानी देववासी, नहीं डेरावासी, डेरा मतलब वो मंदिर, है ना, डेरावासी, और फिर स्थानकवासी जो आइडल को वर्शिप नहीं कर रहे। अब क्या है कि इस डिटेल, इसमें खाली डायग्राम हमने बना दिया है, इसकी डिटेल में नहीं है, हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए, क्या पता कहीं भूले भट के कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना। बट क्या है कि अपने आप में जैनिज़्म एक बहुत छोटा रिलीजन रह गया है, उसमें भी ये जो जितने भी जैन है ना, वो साफ साफ ये नहीं बोलते भाई हम मंदिर मार्गी हैं कि नहीं। ज़्यादातर जैन मंदिर मार्गी हैं, जाते हैं, ज़्यादातर जैन है श्वेतांबर, है ना। तो ऑब्वियसली जो चीज़ थोड़ी सी भी हेटेरोडॉक्स हो जाती है, वो अपने आप को ख़त्म करने का जुगाड़ बना लेती है पहले, है ना। कोई नहीं उस चीज़ को फॉलो करना चाहता, इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है वो रिलीजन। हाँ, ऑर्थोडॉक्स वाले इसलिए नहीं बचे इतने, श्वेतांबर ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। उसमें भी ज़्यादातर मंदिर मार्गी, इनफैक्ट इंडिया में जो जैन होते हैं वो जनरली मंदिर मार्गी होते हैं, जैन टेम्पल्स में जाते हैं वो, है ना। इसलिए भी क्योंकि रिलीजन का चलने के लिए कम्युनिटी का सेंस चाहिए। अगर कम्युनिटी ही ख़त्म हो गई तो रिलीजन कैसे चलता है ना, आइडियाज़ कैसे स्प्रेड होंगे आगे, है ना। इसलिए भी चलो ये हो गया। फिर आइडल्स हो गया, फिर स्क्रिप्चर्स के ऊपर दे होल्ड दैट ओपिनियन कि वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ना जैनिज्म का, वो खो चुका है। इनका कहना है कि हाँ ओरिजिनल स्क्रिप्चर खो चुके हैं, वो ओरिजिनल स्क्रिप्चर कुछ हैं, वो बात अलग है कि इनके कुछ पार्ट खो गए हैं, ठीक है। ये एक छोटा डिस्टिंक्शन है। बाकी महावीर के मैरिज के ऊपर कि वो मैरिड नहीं थे, ये कह रहे हैं नहीं मैरिड थे, बाद में रेनाउंस कर दिया, है ना, वो जैसे बुद्धिज़्म में हुआ, है ना। वो मतलब ये मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, कि हाँ हल्का सा भी कोई उन्होंने मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इंडल्ज भी होंगे, ठीक है। बस यही अंतर है, आप लिख लो। लिखना वैसे एंशंट वाली किताब में है, जब आप करेंगे ना दोबारा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे फिर। चलो फिर हम आते हैं बुद्धिज़्म पर। अच्छा, जैनल लिटरेचर भी एक बार ना साइड मतलब एक नोट कर लो, बेहतर रहेगा। बुद्धिज़्म के से पहले ना जैनल लिटरेचर अगर नोट कर सकते हैं आप। 2 टाइप के टेक्स्ट हैं जैन के, एक तो है आगम सूत्र, आगम आगम आगम, हाँ, AGAM, आगम, आगम सूत्र, ठीक है। इनको कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते हैं। डबल एन नहीं आएगा, एक एन आएगा, कैनोनिकल। डबल एन हो गया तो फिर तोप हो जाती है। कैनन का मतलब, ये कैनोनिकल का मतलब है कि रूल बुक्स कुल मिलाकर, है ना, उस टाइप के टेक्स्ट हैं। मेनली जो मतलब सेट कर देते हैं, किसी चीज़ को सेट कर देते हैं, मेनली ये सीक्रेट टेक्स्ट हैं। इसको आप ब्रैकेट में सीक्रेट टेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है। पहला तो ये है, और दूसरा है इंडिपेंडेंट वर्क्स बाय, ये तो पहला हो गया आगम टेक्स्ट। दूसरा इंडिपेंडेंट वर्क्स बाय स्कॉलर्स एंड एस्केटिक्स। एस्केटिक्स, ASCESKTICS, एस्केटिक्स, TICS, ASCESKTICS, एस्केटिक्स। वो लोग जो रिनाउंस कर देते हैं सब कुछ, जो सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, उन्हीं को एस्केटिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। बस यही है। अब आ जाते हैं बुद्धिज़्म।
अब बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफीज़ पे ही आ जाते हैं सीधे, कोर बिलीव्स पे वापस। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, है ना। यहाँ तो साफ साफ इनको एथीस्ट बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा लिखना मत, एथीस्ट इनको बोलना मत, है ना। क्यों? हाँ, क्योंकि फिर इनकी सेकंड बात है, ये अगेंस्ट फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है। अगेंस्ट फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। ऐसा कहते हैं, बुद्धा की एक स्टोरी है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा से करहरा रहा है, ठीक है, तो हमारा काम क्या है? क्या हम ये बताएंगे कि मतलब उसके डिटेल में जाएंगे, भाई तुम्हें ये हुआ ये हुआ, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसकी पीड़ा का इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ देते हैं, है ना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं ताकि मतलब प्राइमरी कॉज का पता लगे और उसके बाद उसको ट्रीट करें, है ना। इनका ये कहना है कि आप प्राइमरी कॉज के पीछे इतना भी मत भागो। मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई दुनिया में दुख है ना, उसे प्राइमरी कॉज के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हम कर्म कर रहे हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है ना। इन सब के पीछे मत भागो, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या है? दुख का निवारण करना है हमें, ठीक है। तो इससे वो 4 नोबल ट्रुथ लेकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4 नोबल ट्रुथ्स। फर्स्ट इज दुख। कि देयर इज सफरिंग। दूसरा दुख समुदाय। कि देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। फिर दुख निरोध। सेसेशन है, मैं गलत देख रहा हूँ स्पेलिंग सेसेशन की, SSATION, ओके, TION होता सेसेशन। कि इस दुख को दूर करा जा सकता है। देयर इज ए सेसेशन टू सफरिंग। और फिर दुख निरोध मार्ग। There is a path to cessation of suffering. ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ्स उन्होंने बता दिए। इन्हें 4 आर्य सत्य बोलते हैं, चत्वारि आर्य सत्यानि, है ना। कि 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है, 4 आर्य सत्य कि दुनिया में दुख है। दूसरा उसका एक कॉज है। इसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दी, एक और, प्रतीत्य समुत्पाद। इसको हम लिखेंगे प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि हम थ्योरी लिखना चाहिए प्रतीत्य समुत्पाद। एक छोटा सा हेडिंग डालिए। पाली में इसी चीज को कहते हैं पटिक्क समुत्पाद। पटिक्क समुत्पाद है क्या? नहीं, पर टेक्स्ट है। मतलब श्रीलंका में आप जाएंगे प्रतीत्य समुत्पाद कहीं लिखा ही नहीं मिलेगा, अरे उसी चीज़ को पटिक्क समुत्पाद लिखा हुआ है। क्या? इट इज़ ए थ्योरी ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स।
इट इज़ अ थ्योरी ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स। मतलब क्या है कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, अगर दुख है तो उसका एक कॉज है, ये है ना दुख समुदय, मतलब इसका एक्चुअल कॉज क्या है, कॉज बताने के लिए ही है, तो उसके लिए एक थ्योरी ऑफ कॉजल रिलेशनशिप उन्होंने दी। ठीक है, और क्या कहा कि दुख है क्या, दुख को उन्होंने एक्चुअली डिफाइन करा था 3 चीज़ों से। वो जब गए, क्या कहते हैं, ऐसा था ना जब प्रिंस थे एकदम से अपने उससे बाहर निकले महल से, तो उन्हें 3 चीज़ें मिली, है ना, क्या, इलनेस मिली, ओल्ड एज एंड डिजीज़, है ना, हाँ डेथ है, हाँ मतलब डिजीज़, ओल्ड एज एंड डेथ, 3 चीज़ें मिली। तो वो कह रहे हैं कि भाई सफरिंग क्या है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो सफरिंग है सारी, और खाली ये नहीं है, ये तो है ही सफरिंग, इसके अलावा जहाँ पे आपको दिख रहा है कि सफरिंग नहीं है वहाँ पे भी सफरिंग है, कि जहाँ पे प्लेंटी है वहाँ पे भी वो बंदे उस चीज़ का दुख मना रहे हैं कि भाई ये चला जाएगा, इवेंचुअली बचेगा नहीं, है ना। तो जहाँ पे सफरिंग नहीं है, जहाँ पे हैप्पीनेस भी है, वहाँ पे भी इनहेरिट है सफरिंग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये है सफरिंग, और इस सफरिंग का जो मेन कॉज है वो इस थ्योरी से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मेन कॉज वो निकाल कर ला रहे हैं, ऐसे ना उन्होंने द्वादश चक्र एक बनाया, 12 स्पोक व्हील, इस टाइप का कुछ। ठीक है, और व्हील क्या है कि वो कह रहे हैं डेथ और डिजीज़ है। ठीक है, इसका कॉज है कि हमारा बर्थ हुआ है, हमारे बर्थ का कॉज कुछ और है कि हमारा विल टू बी बॉर्न थी, हमारी अर्ज थी बॉर्न होने की। ये कहाँ से आ जाता है, अर्ज थी हमारी बॉर्न होने की, है ना, वो इस वजह से क्योंकि हमारा मतलब सेंस कांटेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट्स के साथ, हमारी वेदनाएं जुड़ी हो गई, है ना। अब हम चाहते हैं कि वो वेदनाएं रहें, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है, षडायतन है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे कार्मिक इंप्रेशंस हैं, वो क्यों हो रहा है, क्यों हमारा इग्नोरेंस है। इतना लंबे साइकिल घूमकर वो यहाँ पर आते हैं, फाइनल रूट कॉज क्या है कि इग्नोरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिखें, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ठीक है, और ये सारा एनालिसिस कहाँ से हुआ, कहाँ से लेकर आए कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, ये प्रतीत्य समुत्पाद से आया। और यहाँ से एक और चीज़ है, एक तो ये चीज़ निकल कर आए कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, है ना, यहाँ से निकल कर आए एक द्वादश चक्र, 12 स्पोक व्हील, 12 स्पोक कॉजल व्हील। कॉजल का मतलब CAUSAL ऐसे आना है, कॉज CAUSAL कॉजल व्हील, 12 स्पोक कॉजल व्हील, द्वादश चक्र। ठीक है, इसको भव चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, धम्म चक्र। ठीक है, और जब इस धर्म चक्र के बारे में उन्हें आइडिया लग गया और ये जो नॉलेज है इसकी अनुभूति हो गई, है ना, उसको हम कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, कि जब उन्हें ये धम्म चक्र का वो हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक है, यहीं से 2 थ्योरीज और निकल कर आती हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट वाले से ही। एक तो आती है थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, देखो नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और है, ये जो इग्नोरेंस वाली चीज़ है ना, ये इसको आप थ्योरी ऑफ कर्म भी बोल सकते हैं। क्या कि हमें जो भी ये दुख हो रहा है, दुख का कॉज बता दिया ना उन्होंने, कॉज मतलब ये जो कुछ भी है, ये एक्शन है, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इग्नोरेंस की वजह से हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज इग्नोरेंस, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, थ्योरी ऑफ कर्म भी है इनकी। ठीक है, यही थ्योरी ऑफ कर्म है। हर चीज़ में सिमिलैरिटी है, हर कोई यही बोल रहा है।
कौन? अच्छा, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद, KSHA, क्ष NIK, निक VADA, क्षणिकवाद। ठीक है, क्षणिकवाद मतलब सब कुछ मोमेंटरी है। ठीक है, नो वन कैन स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। ठीक है, ट्रांजिएंस की बात कर रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो रहा है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट है। लोग बोले नहीं गॉड परमानेंट है, नहीं गॉड परमानेंट नहीं है, ये गॉड में बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़, इनका कहना है कि एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन है वो हर चीज़ जो ट्रांजिएंट है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो चीज़ ट्रांजिएंट नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारी कल्पनाओं में है। मतलब अगर ईश्वर हैं तो वो टेम्पररी हैं, ठीक है, वरना नहीं है। अगर कोई कहता है कि एक टेम्पररी परमानेंट ईश्वर है जिन्होंने दुनिया को बनाया, ये कह रहे हैं नहीं है। क्यों? इनकी डेफिनेशन ही है एग्जिस्टेंस की कि एवरीथिंग इज़ मोमेंटरी। कहाँ से? हर चीज़ का एक रूट कॉज है। प्रतीति समुत्पाद की थ्योरी ये कह रही है हर चीज़ का एक रूट कॉज है। ठीक है, हर चीज़ का एक कॉज है एक्चुअली। ठीक है, वो बात अलग है, इग्नोरेंस पूरी चीज़ का रूट कॉज है। ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई कॉज है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि गॉड में हम विश्वास नहीं रख सकते, ऐसे ही परमानेंट सोल में विश्वास नहीं रख सकते। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, मतलब आप इस तरह सोचिए कि क्या आप अपने आप को कभी भी शीशे में देख पाते हैं? ठीक है, बुद्धिस्ट, किसी बुद्धिस्ट से पूछेंगे ना, वो कहेंगे नहीं। आप जो देख रहे हैं शीशे में वो आप थे अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड अगो। ठीक है, अभी आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हैं, आप कभी अपने आप को देख ही नहीं सकते। आप जो भी देख रहे हो वो एक क्षण पहले वाला देख रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है, मान लीजिए हम चेंज भी हो रहे हैं लगातार, तो भी कुछ परमानेंट तो है। हमारी पर्सनैलिटी परमानेंट है ना। हो सकता है अंदर एक सोल परमानेंट हो। कह रहे हैं नहीं, ये जो सोल है, सोल भी टेम्पररी है ना। वो मतलब फ्लेम्स का एग्जांपल देते हैं क्या, कि आपने देखा है वो जलती है, लौ है ना, एक फ्लेम जब गुजर जाती है तब दूसरी फ्लेम गुजरने को होती है। ठीक है, वो इस तरह इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। एग्जांपल्स इन्होंने लिखे हैं, इसका एग्जांपल्स लिखो, मोमेंटरीनेस ऑफ अ फ्लेम जो वो दे रहे हैं, मोमेंटरीनेस ऑफ अ फ्लेम या मोमेंटरीनेस ऑफ अ रिवर, ऑफ अ फ्लेम, ऑफ अ रिवर। है ना। और इस तरीके से ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मोमेंटरी। ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या, एवरीथिंग इज मोमेंटरी। खाली ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, सब कुछ मोमेंटरी है। सब कुछ क्रिएशन भी मोमेंटरी है। कह रहे हैं कि वो हर क्षण, दुनिया जब दूसरे क्षण में जा रही है, पिछली वाली ख़त्म हो जा रही है, सब कुछ मोमेंटरी है। ठीक है, तो वो इस सेंस में ले रहे हैं उस चीज़ को। तो it means God is momentary, yeah, and therefore no God. फिर इसी के सब पॉइंट में लिखी है, there is no permanent soul, no permanent soul। इस थ्योरी को कहते हैं अनात्मवाद या अनात्मवाद। हाँ, अनात्मवाद यानी कि कोई आत्मा नहीं है। अनात्मवाद या अनात्मवाद। अनात्म कौन बोल रहा है? पाली वाले बोल रहे हैं, संस्कृत वाले बोल रहे हैं अनात्मवाद। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखेंगे संस्कृत वर्सेस पाली कॉम्पिटिशन चल रहा है विद इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो उसी चीज़ को कोई अनात्मवाद बोल रहा है, कोई अनात्मवाद बोल रहा है। ठीक है, तो ये थी इनकी थ्योरी की सब कुछ है क्षणिक। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। हाँ, एक लिखेंगे आप मध्यम मार्ग। एक जो थ्योरी है इनकी मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। क्या है मिडिल पाथ? कि
अब ऐसा था, इसकी एक थ्योरी स्टोरी है कि आनंद से ये पूछते हैं, इनका नाम क्या था, आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि आप मेरे को बताइए कि अभी ये जो सेज आए थे, है ना, और इन्होंने मेरे से जब पूछा कि जब आपसे पूछा कि क्या ईश्वर हैं, आप सब मुस्कुरा दिए, ठीक है। फिर एक और सेज आए, क्या दुनिया है या आप क्या, या दुनिया नहीं है ना, तो भी आप मुस्कुरा दिए, उनको भी जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं इनको जवाब दे देता ऐसा कि नहीं दुनिया है ना, तो परमानेंट वाले लोग जो परमानेंस में बिलीव करते हैं वो सही हो जाते हैं। अगर मैं ये कह देता कि दुनिया नहीं है तो वो वाले लोग क्या कहते हैं, ट्रू साबित हो जाते हैं जो प्योर मायावाद में बिलीव करते हैं, यानी कि दुनिया सिर्फ माया, दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, निहिलिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कभी भी इनमें से किसी भी चीज़ का जो आंसर है वो मतलब प्योर यस नो में हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का जो आंसर है वो नो है, मतलब हर किसी ज़्यादातर चीज़ का एक्चुअली आंसर ही नहीं है ना। वो अव्यक्ता नहीं कहते हैं कि हमें कुछ बोलना ही नहीं है इस चीज़ पे, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन से दूर रहो, कहने का मतलब है ये। वो बात अलग है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको अनात्मवाद बताया है ना, ये क्षणिक बात बताया, ये थ्योरीज किसकी हैं, अर्ली बुद्धिस्ट की हैं। उनके जाने के बाद उन्होंने क्या करा, हीनियानिस्ट इनको कहते हैं, हीनियानिस्ट बोलना नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हीनियानिस्ट ये आगे इनको कहलाया जाने लगा, इन लोगों को जिन्होंने थ्योरी देना शुरू हुई। उन्होंने तो खाली ये दिया, उन्होंने खाली 2 थ्योरी दी खुद बुद्ध ने, क्या, पहला 4 नोबल ट्रुथ, दूसरा प्रतीति समुत्पाद, हैं? हाँ, ये बोधिसत्व से भी नहीं आ रही, हाँ फॉलोअर्स हैं, है ना, और फॉलोअर्स में हो सकता है कुछ बोधिसत्व हों, ठीक है, वहाँ से वो थ्योरीज निकल कर आ रही हैं क्षणिकवाद वगैरह की, हाँ, जो उनके स्टूडेंट्स थे, ठीक है। मिडिल पाथ एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, तीसरा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो तीसरी थ्योरी दी है वो मिडिल पाथ की दी है। हाँ, फॉलोअर्स ने लिखा है, ठीक है। तो मिडिल पाथ लिखिए, बुद्ध advises us to remain detached from the extremes of worldly pleasure और strict non-indulgence और abstinence। non-indulgence, इसकी भी एक स्टोरी है कि भाई बुद्ध जब वहाँ बैठे हुए थे बोधि ट्री के नीचे, ठीक है, और जब उन्हें वो सक्सेसेस नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई वो ज्ञान की अनुभूति नहीं हो रही थी, क्या हो रहा था कि वो उन्होंने प्लेजर तो लेकर आ चुके थे दुनिया के, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया सब कुछ, और स्ट्रिक्ट एब्सटेनेंस में चले गए, है ना, कुछ भी खा नहीं रहे हैं, एक आध तिल का टुकड़ा दिन भर में मिल गया तो कुछ खा लिया, है ना, वरना कुछ खा नहीं रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया, है ना। वो श्रमण ट्रेडिशन वाले इनकी तरह हो गए, सेजेस की तरह, ठीक है। उसमें क्या हो गया, इनकी बॉडी एकदम बिगड़ गई, है ना, एकदम सूख गए, और कह रहे हैं कि भाई इससे मेरे कोई ज्ञान भी नहीं आ रहा, है ना। तो वो कोई क्या कहते हैं औरत जा रही थी और उसने जाते जाते बोला, वो अपने ना वो बच्चों को डांट रही थी, क्या, वो एक तारा बजा रहा था, है ना, और वो डांट रही थी क्या कि पहले तो बहुत ढीला कर दिया, उससे सुर नहीं आएगा, अब खूब टाइट कर दिया, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सही सुर चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, टूट जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना वरना सुर नहीं आएगा, ठीक है। तो मिडिल पाथ है ये कि हमें एक्सट्रीम से बचना है, ठीक है। तो इसकी एक ये चीज़ थी। अब ऐसी स्टोरीज भी आप उठा के उसमें लिख सकते हैं, ये मेरे दिमाग में इसलिए है क्योंकि मेरे एक दोस्त ने पिछली बार लिखा था ऐसे में वहाँ पे यूपीएससी में। चलो
नेक्स्ट हम करते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, और स्कूल्स के लिए मैं सोच रहा हूँ उसी पेज पर दोबारा चलते हैं। स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे हम इस एक डायग्राम से वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो सब हुई थी, वो सारी चीज़ें में हम यहीं से कर लेंगे। क्या हमें पता है कि 483 में बुद्ध की डेथ हो गई, ठीक है, और उन्होंने खाली 2 चीज़ें दी हैं हमें। क्या दिया है? एक तो प्रतीति समुत्पाद और 4 नोबल ट्रुथ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उनके जस्ट डेथ के कुछ टाइम बाद, लगभग 100 साल बाद हुआ ऐसा कि लोगों को डाउट हुआ कि भाई अब ये जो जितनी भी इन्होंने टीचिंग्स दी हैं, ये टीचिंग्स धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगी। बेहतर है, इम्पॉर्टेंट है बहुत कि इसको कंपाइल कर लिया जाए, ठीक है। तो कंपाइलेशन के लिए लोग गए। तो इससे हुआ क्या कि 2 पिटक बने। पिटक मतलब कैनन, कैनन मतलब जो सेक्रेट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। 2 सेक्रेट टेक्स्ट बनाए गए। एक तो था सुप्त पिटक, ठीक है, ये उनको स्टूडेंट आनंद ने जो रिमेंबर कर पाया था उसको रिसाइट कर दिया, ठीक है। हो सकता है खुद के भी एडिशंस हो, ठीक है। तो आनंद ने लिखा सुप्त पिटक। क्या है इसमें कि बुद्ध की टीचिंग है, ठीक है। जब बुद्ध मरे तब आनंद बहुत छोटे रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे 80 साल के हो गए होंगे कुछ, ठीक है। तो कितना ही वो रिमेंबर कर पाए होंगे, बट जो भी है वो है सुप्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक। विनय में है हमारा कि क्या रूल्स होंगे कि मोनेस्टिक लाइफ के, कि हमें कैसे जीना है ना, उसके रूल्स, कि एक अच्छा मॉन्क कैसा हो, ठीक है, उसके रूल्स, ठीक है। तो ये है फिलॉसफी, ये मेनली हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, और ये ठीक है। तो ये है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आप इसी तरीके का कुछ बनाओ कॉपी में, ठीक है। दोनों चीज़ें हम एक साथ एक ही डायग्राम में कर लेंगे, दोनों चीज़ें दिमाग में रहेंगी। 2 क्या 3 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं हम। लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बुद्धिस्ट काउंसिल भी पढ़ रहे हैं, और स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी पढ़ रहे हैं। आप एग्जैक्टली सेम डायग्राम बना लो। डेथ हुई और वो खाली 2 चीज़ें देकर गए, ठीक है। और एक नए पेज में बनाना, बड़ा सा डायग्राम है, लंबा जाता है ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल तक, ठीक है।
हमें एक चीज़ पता है, बुद्ध ना तो फिलॉसफी बनाना चाह रहे हैं ना ही रिलीजन, पर जैसे ही कोई रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ बना देता है वो अपने आप रिलीजन बन गया। रिलीजन क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। वो तो इंडियन फॉर्म ऑफ रिलीजन। नहीं, रिलीजन वे ऑफ लाइफ नहीं होता। रिलीजन आया है, हम एक ना शब्द है रिलीगियर, उससे आया है ना, टू होल्ड टुगेदर। और टू होल्ड टुगेदर क्या कि कुछ लोग इसको इस तरह ले सकते हैं, रिलीजन क्या है कि हम कुछ रूल्स को होल्ड करें, जब अपहोल्ड करें उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा सेंस ऑफ कम्युनिटी हो, जहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किसी किस्म का ट्रेडिशन हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इसको अगर वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ रूल सेट कर दिए गए हैं जिससे पर्टिकुलर लोग एक मतलब उसे फॉलो कर यूनाइट हो जाए। बिल्कुल। अब जब भी ऐसा होता है, ना रूल्स बनाने की कोशिश करी जाती है, हमेशा कोई ना कोई नाराज़ होता है। और जब भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्कूल्स में स्प्लिट होते ही है रिलीजन। क्या कहना? किनका? बुद्ध का? हाँ, हाँ, वो कहते हैं आत्मदीपो भव, है ना। हर कोई अपना बी दाई ओन लाइट, है ना। आप अपना सच खुद ढूंढें। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि कैसे सच ढूंढा जाएगा। अपना खुद ढूंढो। वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने उसको रिलीजन बना दिया। एक ना मस्त वीडियो आई थी, क्या नाम थी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आई गेस। देखिए ये वीडियो, पता नहीं किसकी थी, बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस में उसके लाइक हैं। और उसमें क्या कहते हैं, वो 15 मिनट की वीडियो है, उसमें 4 बार इंडिया से रिलीजन निकले हैं, है ना। वो बार बार यूँ कहता है, लेट्स मेक अ रिलीजन आउट ऑफ इट, बुद्धिज़्म बन गया। लेट्स मेक अ रिलीजन आउट ऑफ इट, हिंदुज़्म बन गया। और फिर वो उसमें आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे कि गुलेटिन कर रहे हैं सबके सर, कहता है लेट्स मेक अ रिलीजन आउट ऑफ इट, नोप। हैं, हो गया, आगे चलो। हाँ, ये है, ठीक है। मैं साथ क्या समझाता भी जाता हूँ। अब क्या है कि जब 10 पॉइंट ऑफ विनय बन गए, सीधी सी बात है, इस पे डिबेट होगी, और डिबेट हो गई। 10 पॉइंट्स थे विनय, मतलब उसमें मतलब और भी रहे होंगे, है ना। 10 रूल्स के ऊपर डिबेट हो गई कि नहीं, ये जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं, अरे यार ये तो क्या है, आजकल के लोग बड़ा मतलब ढीली सी लाइफस्टाइल हो गई है, ये वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। जो नए वाले लोग कह रहे हैं, नहीं, इन रूल्स को और सॉफ्ट कर दो ताकि और नए लोग आ जाएं, है ना। तो इस टाइप के दो वो बन गए, मतलब 2 गुट बन गए। एक तो है स्थाविरवाद, ठीक है, इनको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, जो पुराने लोग हैं। और कुछ महासंघिका, वो कह रहे हैं कि संघ बड़ा होना चाहिए, है ना, लार्जर असेंबली बनानी है हमें, ठीक है। तो 2 इस तरीके से असेंबली निकलती हैं। हाँ, बाद में महायान हो गया, अपने आप को लार्जर व्हीकल बोलना शुरू कर दिया। मॉडर्न टाइम पे जो करंट टाइम में जो कौन से स्कूल के ज़्यादा है? महायान इंडिया में हमेशा रहा, दुनिया भर में अशोक ने जो भेज दिया वो रहा। ये वाला जो मतलब स्कूल ऑफ थॉट है, ये अशोक वाला है। हाँ, ये वही है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स की हुई है, ये हीनयान की हुई है, ठीक है, महायान की नहीं हुई है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, रुको, तो यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा। अच्छा। हाँ, क्या है, पहली है अजातशत्रु ने, प्रेसिडेंट महाकश्यप थे, काल अशोक, ये फिर अशोक, ठीक है। अच्छा, अब यूपीएससी में एक बात बता देता हूँ, उन्हें
इस चीज़ से इतना मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें वाकई में कुछ मतलब कुछ ठोस नहीं है। दूसरा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअली काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक है। इसलिए वो पता है क्या पूछेंगे, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो बोलता है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ठीक है। अब ये सवाल अच्छा है, ये ढूंढना पड़ेगा इसका जवाब, मेरे दिमाग में अभी आया, ठीक है। तो जनरली ऐसे सवाल पूछते हैं, देखो इस पे सवाल बहुत पूछते हैं, स्थावरवाद पे, सर्वस्तिवाद पे। कुल मिलाकर यूपीएससी वाले टुच्चे सवाल नहीं पूछते, है ना, कि बताओ कौन सी डेट पे क्या हुआ। हाँ, पीसीएस वाले पूछते हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वाले ये चाहते हैं कि वो पूछे जो हमने पढ़ा नहीं है। वो तो बस ये देख रहे हैं कि समझदारों वाली बात आप कर सकते हो कि नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम खुद टुच्चे हो कि नहीं, वो ये चेक करते हैं, है ना। वो साबित करना चाहते हैं हम टुच्चे हैं, ये बात सही है। हाँ, हम नहीं हैं, साबित कर दिया, उसकी भी गारंटी नहीं है। हाँ, अब देखो क्या हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का एम क्या था कि अब ये 10 पॉइंट्स ऑफ विनय पे पूरी बात हुई, है ना, और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ पे डिबेट करा, नहीं कर पाए, काउंसिल फेल हो गई। उसके एंड में हुआ ये कि जो लार्जर असेंबली वाले हैं वो महासंघी का अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और जो एल्डर्स थे उन्होंने अपने आप को स्थावरवाद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और स्थावरवाद वालों के पास हो सकता है ज़्यादा रिसोर्सेज रहे हों, ज़्यादातर स्तूपा वगैरह और जितने संघ हैं वो सब इनके अंडर रहे हों, ठीक है। अपने आप को बोल तो रहे हैं हमारे पास फॉलोअर ज़्यादा हैं, है ना, बट इनके पास शायद दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो, है ना, हो सकता है ये पॉपुलर भी रहे हो। हुआ क्या कि अब इन्हीं को ही पेट्रोनेज काफ़ी मिल रही है। क्या मिल रही है? जैसे अशोक हो गया, है ना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। एम क्या था कि बुद्धिस्ट मूवमेंट को प्योरीफाई करना है, कि वो जो विनय के अंदर डाइल्यूशन आ रहा है, नहीं ये नहीं करना, मोनेस्टिक लाइफ अच्छी होनी चाहिए, है ना। यही तो हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन पे भी मिल रहा है ना, संघ में जाओ, इसकी बात मानो, उसकी बात मानो, है ना, वो भी तो ऑर्डर पास कर रहा है, वही चीज़ है कि प्योरीफाई करना है। दूसरा, कंपाइल फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्थावरवाद, कि वो क्या कर गए, फिलॉसफी नहीं करनी, रिलीजन नहीं बनाना, आत्मदीपो भव, ये एग्जैक्टली उल्टा चल रहे हैं कि अब ये जो भी मतलब ये कह कर गए गौतम बुद्ध, है ना, उससे कई सारी फ़िलासफ़ीज़ निकल कर आई होंगी और लोग डिबेट करते होंगे कि फ़िलासफ़ी सही क्या है। इन्होंने कहा कि जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं चलो इनको कंपाइल करते हैं, है ना, इनमें जो सही फ़िलासफ़ी हो उसको एक किताब में डाल देते हैं, और वो किताब निकल कर आई, उसको नाम क्या पड़ा, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये थर्ड हमारा कैनन निकल कर आया। 3 पिटक माने जाते हैं ना, 3 बास्केट्स मानी जाती हैं, है ना। तो पहला हो गया सुत्त पिटक, खुद उनके जो प्रिंसिपल्स थे आनंद ने बताए, उपाली ने बताया कि क्या वेज ऑफ मोनेस्टिक लाइफ होने चाहिए, और ये कैसे है कि बुद्ध क्या करते थे, है ना, कि बुद्ध एज अ मॉन्क कैसे थे, उसी को ही सबको रेप्लिकेट करना है, तो मोनेस्टिक लाइफ कैसी होनी चाहिए, है ना, वो चीज़ है। अब ये कह रहे हैं भाई बुद्ध ऐसा रहते थे, वो बात सही है, मॉन्क ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसा महासंघ वाला कह रहे हैं, इसको थोड़ा ब्रॉड करो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब दूसरी कंपाइलेशन हो गई, तीसरी फिलोसफिकल कंपाइलेशन हो गई, ठीक है। अब जैसे ही आप फिलोसफी की बात करोगे, है ना, तो और स्कूल्स निकल कर आएंगे, फिलोसफिकल स्कूल्स, और 2 स्कूल्स निकल कर आ रहे हैं, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है दोनों स्कूल्स, ठीक है। इसको हम थेरावाद बोलते हैं या फिर सर्वस्तिवाद, सर्व अस्तिवाद। सर्व मतलब सब कुछ, अस्ति, अस्ति मतलब होना है, ठीक है, सब कुछ है, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, एवरीथिंग इज रियल। क्या? अब देखो, अगर सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ टेम्पररी है, हो सकता है कुछ लोग ये कहते हैं सब कुछ टेम्पररी मतलब सब कुछ अनरियल है ना, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस दी थी ना। तो और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं सब कुछ परमानेंट है। परमानेंट क्या है? जैसे ये हो गया, ये अद्वैत वेदांत, है ना, अद्वैत वेदांत बहुत बाद में आया, ठीक है, लेकिन उस टाइप की फिलॉसफी सोचो क्या कि ये जो कुछ भी है ये अनरियल है,
ठीक है, कुछ अल्टीमेट रियलिटी है जो इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड है, हमें तब पता लगेगा जब नॉलेज हो जाएगी। मतलब क्या है, ये सब माया है, ये सब अनरियल है ना। उस थ्योरी के एग्जैक्टली अगेंस्ट कह रहे हैं नहीं, सब कुछ रियल है। ठीक है, सर्वस्तिवाद क्या है कि ये इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि रियलिटी ऑफ ऑल बीइंग्स एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स, सर्वस्तिवाद ये है। ठीक है, यहाँ पे हाँ अभी बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी का नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ये मैं अब जो बता रहा हूँ आप इस तरीके से लिखिए क्या कि सर्वस्तिवाद क्या है, हाँ एब्सोल्यूट रियलिज्म। ठीक है, या रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप नोट बना रहे हैं इसमें लिख लीजिए, सर्वस्तिवाद क्या है, रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स। सर्वस्तिवाद पे एक बार सवाल आया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिटी किसको कहते हैं, उनमें से 3-4 बात दिए हुए थे। ठीक है, यूपीएससी का 2019 का सवाल था आई गेस। अब किसी का भी मान लो उसको, अब आर्ट एंड कल्चर में हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम एंशिएंट में पढ़ लें। हाँ हाँ बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम थेरावाद भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज़ की डॉक्ट्रिन है, ये स्थावरवाद की है। स्थावरवाद क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स बिखरी हुई है। उन्होंने जब फिलोसफिकल कंपाइलेशन कर दी, अभिधम्म बना लिया, तब उसमें से ये सेट हो गई कि हाँ रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स। बुद्धिस्ट क्या मानते हैं, एल्डर्स ने ये बोला है कि अब से हम ये मानते हैं कि सब कुछ है। ठीक है, हमारी कोर फिलोसफी वो क्या है कि सब कुछ है। अब फिर सेकंड बुद्धिस्ट, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, वहाँ पे जो ये सर्वस्तिवाद है ना, ये इसका सेपरेट अभिधम्म बनाया जाता है। अभिधम्म मतलब फिलोसफिकल टेक्स्ट, कहने का मतलब है अब अभिधम्म के 2 वर्जन हो गए, एक हो गया पाली वर्जन, एक हो गया संस्कृत वर्जन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में पाली में रखी गई थी पूरी बुद्धिज़्म, क्यों, क्योंकि ये लोगों की थी। हो सकता है खुद बुद्ध संस्कृत नहीं जानते हो, वो पाली में बात करते हो, है ना, और जितने भी फॉलोअर्स थे वो पाली वाले थे। बट अब यहाँ तक आते हुए 300-400 साल बाद क्या हो गया कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो संस्कृत में बात करते हैं वो भी अब इसका हिस्सा हो गए हैं रिलीजन का। ठीक है, अब संस्कृत क्या है, पाली की प्रॉब्लम क्या है, पाली में आपने देखा प्रतीति समुत्पाद को पटिक समुत्पाद कर दिया। ठीक है, संस्कृत की अच्छी बात क्या है, जो बोला जाता है उसका एक अलग मीनिंग होता है, आपने हल्का सा स्वर और कुछ चेंज करा उसका मीनिंग बदल जाता है। जब भी कोई चीज़ ऐसी लिखनी होती है आपको जिसका मीनिंग बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए, है ना, उस चीज़ को उस ज़माने में संस्कृत में लिखा जाता था। इंटेलेक्चुअल्स इसका हिस्सा हो गए और उन्होंने इस पूरी बुद्धिज़्म को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, हुआ क्या कि हमें एक संस्कृत की सेपरेट अभिधम्म मिलती है, प्लस उसके ऊपर कमेंट्रीज मिलती है, महाविभाष। ठीक है, विभाष मतलब कमेंट्री एक किस्म की। ठीक है, महाविभाष। ठीक है, और इस महाविभाष से, जो इस महाविभाष में विश्वास रखते हैं, उससे एक नया स्कूल निकल कर आया, उसको कहना शुरू कर दिया हमने वैभाषिका। ठीक है, ये तो हो गए थेरावाद के हिसाब से। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं ये मेनली इसने ये किसको मतलब कंक्रीट कर दिया, ये है हीनयान की फिलॉसफीज़। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, इस पूरे के एंड में हमें क्या मिल रहा है, हमें हीनयान की फिलॉसफी एकदम कंक्रीट होते हुए दिख रही हैं, वो फिक्स हो गई हैं फिलॉसफीज़। ठीक है, हाँ, उसमें रिफॉर्मेशन हुए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में उन्होंने महासंघ को निकाल दिया और महायान अलग हो गया। उसके बाद इसका इस पूरी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में बड़ी चीज़ कौन सी रही, महायान। ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, कौन याद रखने की कोशिश करते हैं, श्रीलंका वाले। हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने अपनी खुद की काउंसिल्स रखी, महायान वालों ने खुद की काउंसिल्स रखी। अब भी काउंसिल्स होती हैं। अब थाईलैंड वाले तो 6 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते हैं। जो लेटेस्ट काउंसिल हुई है 1900s में ही हुई है ना, बट वो हीनयान वाली काउंसिल्स थी। ठीक है, अब हम आते हैं लार्जर। ये सारा लिख दिया आपने, सारा हो गया। ठीक है, अब हम और फिलोसफीज़ पर आते हैं कुछ। ठीक है, अब क्या है, कुल मिलाकर हमारे पास बुद्धिज़्म के 2 स्कूल्स निकल कर आ रहे हैं। एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वज्रयान को बाद में देखते हैं। ठीक है, 2 स्कूल्स हो गए। इसमें से एक स्थावरवाद निकल कर आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर। उसमें श्रीलंका के अंदर थेरावाद पहुँच गया।
ठीक है, उसी का ही पाली काउंटर पार्ट है, ठीक है। और जब उन्होंने अपनी फिलॉसफी दे दी, संस्कृत में जब आ गई, उसको हम सर्वस्तिवाद कह देते हैं, ठीक है। इसमें से एक और फिलॉसफी निकल कर आती है स्वतंत्रिका, ठीक है। स्वतंत्रिका मतलब स्वतंत्र विज्ञानवाद। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम विज्ञानवाद यहाँ पे पढ़ लेंगे, कहा गया विज्ञानवाद, ठीक है। इसको अभी होल्ड करके रखते हैं इस फिलॉसफी को। इस पर आ जाते हैं महायान की फिलॉसफीज पे, ठीक है। फिलॉसफीज ऑफ महायान आप चाहें टॉपिक डाल लो। ठीक है, यहाँ वैसे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, महासंघिका में से ही एक योगाचार निकल कर आए थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग लिखना। महायान क्या है, यहाँ पे आप महासंघिका लिखिए। महायान बाद का शब्द है, पहले असलियत में क्या आया था, महासंघिका, ठीक है। फिर महासंघिका में से दो लोग निकले, एक तो माध्यमिका, हमने अभी लिखा था ना मध्यम मार्ग। जो मध्यम मार्ग को मानने वाले लोग हैं वो हो गए माध्यमिका, है ना। वो क्या कह रहे हैं, हम एक्सट्रीम्स से बच के रहेंगे, कुल मिलाकर बात इनकी ये है। और वो लोग जो इस पूरी चीज़ में योगा की प्रैक्टिस और लाना चाह रहे हैं, है ना, लिबरेशन का कोई तरीका निकाल लें। हिंदुइज्म में पतंजलि ने जो ये पाथ ऑफ सेल्वेशन है वो उसकी एक पूरी थ्योरी निकाल दी, है ना, योग फिलॉसफी निकाल दी। उसका इसी पैरेलली, इसी को ही कॉपी करते हुए शायद इन्होंने एक योगाचार फिलॉसफी निकाल ली, है ना। वो प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा जो कि बुद्धिज़्म के लोग हैं, उसको उनको क्या बोलते हैं, योगाचार, ठीक है। तो ये सेकंड फिलॉसफी माध्यम इनकी निकली, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है। जो बड़ी फिलॉसफी निकल कर आती है वो माध्यमिका से निकल कर आती है, और वो है शून्यवाद, ठीक है। इतना डायग्राम आप बनाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ शून्यवाद क्या है। एक्चुअली महासंघिका से निकला है, ना कि महायान से, है। बट ये है ना, मैं हीनयान और महायान दो स्कूल्स बताना चाह रहा था। ठीक है, लिख लिया इतना। देखो अब शून्यवाद क्या है। शून्य का मतलब कई लोग ये मानते हैं कि वॉइड, है ना, वॉइड एक्चुअली लिटरल सेंस में शून्यवाद का मतलब वॉइड ही होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, शून्यवाद का इनका क्या वो है इंटरप्रिटेशन, कि हमें ये पता है कि दुनिया में प्लूरैलिटी है, मल्टीपल थिंग्स है, इनफाइनाइट थिंग्स हैं, और उनके इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जैनिज्म वाले बोल गए हैं, है ना। तो और ये हर कोई मानता है, दुनिया हमें दिखती कैसी है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ऐसे दिखती है। अब ये कह रहे हैं ये जो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है ना दुनिया के, इसमें अल्टीमेट रियलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। हमें फाइनली ये पता लगेगा ये सही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हो सकता है इसका मतलब ये निकले कि जो दुनिया है वो है ही नहीं, है ना। तो कई लोग ये मानते हैं शून्यवाद का मतलब क्या है कि दुनिया नहीं है। इनके हिसाब से क्या है, ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कि दुनिया नहीं है, ये कह रहे हैं कि दुनिया तो है बट अल्टीमेटली रियल नहीं है, इसमें कुछ सेंस ऑफ रियलिटी है बट ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच इसके बियॉन्ड है, ठीक है। और जब हमें वो पूरा सच मिल जाएगा, ये लगभग क्या कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म में गॉड को हटा दिया था, ये गॉड को वापस रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि दुनिया में
कोई रियलिटी है नहीं, इसके बियॉन्ड है जो रियलिटी है। और जब आपको वो रियलिटी पता लग जाएगा, उस रियलिटी में कोई प्लूरलिटी नहीं रहेगी, वो एक होगी। मतलब क्या है, वो एक अल्टीमेट पावर की बात करना है, ठीक है। तो जो पूरी थ्योरी है वो ये है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सुनने में लगती है क्या, लेकिन अगर हम सही से समझें तो क्या है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। क्या है कि ये किसी तरीके से एक एब्सोल्यूट रियलिटी की बात कर रहे हैं, है ना। ये री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक एब्सोल्यूट रियलिटी, परमानेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। अभी तक मोमेंटरीनेस की बात हुई थी हर जगह पे, यहाँ पे क्या है, ये जो थेरावाद या सर्वस्तिवाद वाले जो थे, ये मोमेंटरीनेस की बात कर रहे थे। सब कुछ रियल है और मोमेंटरी है लेकिन रियल है, ठीक है, ये कह रहे हैं। और सर्वस्तिवाद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग शून्यवाद की बात कर रहे हैं, अनरियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वहाँ हीनयान वालों में सबसे पॉपुलर जो फिलॉसफी है उसकी काट दे रहे हैं ये, है ना, समझ में। अब बुद्धिज्म इतना बड़ा हो गया, आपस में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो चलो शून्यवाद के बारे में लिखो। शून्यवाद, it introduced the idea of absolute reality, which is devoid of all plurality. Absolute reality which is devoid of all plurality. क्या आपको ये सेंटेंस समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी भी मन में कि इस सेंटेंस का मतलब क्या बैठ सकता है? समझ आया? एब्सोल्यूट रियलिटी, ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट रियलिटी है। एब्सोल्यूट रियलिटी क्या हो गया? ये जो रियलिटी है ना, ये सारी रिलेटिव रियलिटी है। रिलेटिव रियलिटी क्या है कि यहाँ पे कॉजेशन चलता है, कोई कॉज है उसका कोई इफेक्ट है, और कॉज और इफेक्ट की वजह से ये ट्रांजिएंट रियलिटी है, लगातार चेंज हो चुकी होती है ना। कहने का मतलब इसमें कोई परमानेंस है ही नहीं, टेम्पररी है सब कुछ, राइट। अब ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि यही खाली रियलिटी है। जैसे गॉड होते हैं ना, गॉड क्या है? परमानेंट है। इसके बियॉन्ड कोई ऐसी रियलिटी हम इमेजिन करते हैं जो परमानेंट है। इस दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, गॉड एक रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। ये दुनिया बन के बिगड़ सकती है, वो रहेंगे, ऐसे ही ना इमेजिनेशन ऑफ गॉड। ये लगभग वैसे ही कुछ कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि गॉड है, हो सकता है गॉड से कुछ बड़ा। गॉड तो फिर भी हम क्या है कि कभी कभी फिजिकल फॉर्म दे देते हैं, लिमिट कर देते हैं, है ना। हम खाली 3 फंक्शन दे देते हैं, भाई क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर है, हमें क्या पता और भी कोई फंक्शन हो। ये कह रहे हैं कोई ऐसी एब्सोल्यूट रियलिटी है, और जब हमें वो एब्सोल्यूट रियलिटी रियलाइज़ होती है तो ये सारी प्लूरलिटी ख़त्म हो जाती है ना। मतलब ये दुनिया नहीं रहती, मतलब ये दुनिया के बियॉन्ड हम देखने लगते हैं। हाँ, लगभग वही फिलॉसफी जो अद्वैत वेदांत वाली फिलॉसफी है ना, ये वही फिलॉसफी यहाँ पर दे रहे हैं। नहीं, दूसरे लोग उनको शून्यवाद कहते हैं। दूसरे लोग उनको, हाँ, दूसरे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तुम तो छद्म बुद्धा हो। वो क्रिटिसिज्म में आता है। हाँ, माधवाचार्य वगैरह लिखते हैं कि ये तो छद्म बुद्धा है। छद्म बुद्धा मतलब ये क्या कहते हैं, एक सूडो बुद्धिस्ट है छद्म बुद्धा, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म शंकराचार्य का हुआ है क्या, कि तुम तो वही फिलॉसफी दे रहे हो जो वो देकर चले गए, है ना। क्या इससे क्या निकल कर आ रहा है? इससे एक मायावाद निकल कर आ रहा है दुनिया में। मतलब दुनिया में एब्सोल्यूट, ये बोलना कि एक एब्सोल्यूट रियलिटी है जो कि इस रियलिटी के बियॉन्ड है, ये कह देने के बराबर है कि ये रियलिटी एक मिथ है। हाँ, और फिर इससे होता क्या है कि एक और थ्योरी निकल कर आती है। ये भी, ये जो ये लाइन बनी हुई है ना, एक्चुअली यहीं से निकलनी चाहिए, माध्यमिका से ही निकलनी चाहिए। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है क्या। अब इससे इस रियलिटी में, अब ये वाले लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये रियलिटी पूरी तरह गलत नहीं है ना। ये रियलिटी के बियॉन्ड कोई रियलिटी है, बस यही बात कर रहे हैं, एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, ठीक है। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब हम गॉड की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर, है ना। आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं उसको। ये गॉड बस बोल नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि गॉड बोलते ही लिमिटेड हो जाता है। उस ज़माने में कई सारे लोग गॉड को एक मूर्ति की तरह देखते थे,
खाली एक सिंबल की तरह दिखते थे, है ना। असली रियलिटी जो है वो इमेजिन नहीं करते थे कि ये मूर्ति क्या सिंबलाइज कर रही है, क्या वाइडर पावर सिंबलाइज कर रही है। हाँ वही तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए उस एब्सोल्यूट रियलिटी को गॉड नहीं बोल रहे हैं, हम भी गॉड नहीं बोलेंगे, बट मतलब इनका यही है, एक एब्सोल्यूट पावर। अरे इतनी बात समझ, ठीक है। अब विज्ञानवाद क्या कहते हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड बीइंग कहते हैं। जो चीज़ ये दबी हुई बातों में कह रहे थे कि ये जो दुनिया है ये फॉल्स है, ये साफ साफ बोल देते हैं ये दुनिया फॉल्स है, ठीक है। अब ये बड़ा अजीब लगेगा, ये कैसा विज्ञानवाद हो गया, विज्ञान का तो मतलब कुछ और होता है ना। यहाँ पे विज्ञान का मतलब है, पुराने ज़माने में विज्ञान का या संस्कृत में विज्ञान का असली मतलब ये होता है एक विशेष किस्म का ज्ञान, ठीक है। जहाँ पे भी वी लग जाता है वो विशेषता बताता है किसी चीज़ की। विशेष किस्म का ज्ञान मतलब जो हमें नॉर्मल सेंस परसेप्शन के थ्रू नहीं मिल रहा है, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान हो, ज्ञान के बियॉन्ड ज्ञान हो गया विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञानवाद क्या है, प्योर सब्जेक्टिविज्म कि ये जो कुछ मिल रहा है सब कुछ फॉल्स है, उसके बियॉन्ड जो ज्ञान है वो है विज्ञान, ठीक है, विज्ञानवाद, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत लिखना कि जो अगर कभी कभी पता क्या है कि लिटरेचर में लोग ये लिख देते हैं या हिंदी में जो लिख रहे होते हैं कि साइंसिज्म किसी को लिखना है ना, बिलीव इन साइंस, उसको विज्ञानवाद लिख देते हैं। जब हम विज्ञानवाद लिखते हैं टेक्निकली विज्ञानवाद कुछ और चीज़ होती है, वो एग्जैक्टली अपोजिट है उसका, ठीक है। तो विज्ञानवाद में लिखिए ये चीज़ कि अल्टीमेट अनरियलिटी। विज्ञानवाद क्या है, इट बिलीव्स दैट, विज्ञानवाद, इसको VIJNANA विज्ञान इस तरह पढ़ना है ना। मैंने बताया था ना वो N करली और फिर A होता है, ये विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद, ठीक है। विज्ञानवाद क्या है, इट बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनरियल, and the absolute reality lies beyond this world. Absolute reality lies beyond this world. बिल्कुल सेंस बना रहा सब, ठीक है। तो शून्यवाद और विज्ञानवाद और सर्वस्तिवाद ये 3 मेजर फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है। योगाचार सिर्फ एक प्रैक्टिस है, महासंघिका सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है, ठीक है, अपने आप में कोई फिलोसफिकल वो नहीं है। माध्यमिका एक डॉक्ट्रिन है, एक थॉट है, ठीक है, अपने आप में कोई फिलॉसफी नहीं है। सर्वस्तिवाद फिर सिर्फ एक डॉक्ट्रिन है, स्कूल है एल्डर्स का, बस इतना। जो मेजर एक्चुअली फिलॉसफी है जहाँ पर वाकई में कुछ बोला जा रहा है वो क्या है, सर्वस्तिवाद, कह रहे हैं सब कुछ रियल है, एब्सोल्यूट रियलिज्म, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और उसी का ये काउंटर पार्ट कहाँ गया, थेरावाद, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा हाँ, अब ये है स्वतंत्रिका, क्या, रिप्रेजेंटेशनलिज्म की आइडियाज़ आर मेंटल पिक्चर ऑफ रियलिटी, कि अब ये क्या है, ये एक और फिलॉसफी लिखो, स्वतंत्र विज्ञानवाद और स्वतंत्रिका, स्वतंत्र विज्ञानवाद, स्वतंत्र विज्ञानवाद, हाँ हीनयान में ही आया है, स्वतंत्र विज्ञानवाद और सौतांत्रिका, सौतांत्रिका SAUTAN, UPSC वाले जब इस पर सवाल बनाएंगे वो नीचे लिख देंगे कि ये तंत्र में बिलीव करते हैं, ठीक है, शब्द पे मत जाना, स्वतंत्रिका मतलब वो नहीं है, ठीक है। क्या है स्वतंत्रिका, स्वतंत्र विज्ञानवाद है। विज्ञानवाद क्या है कि अल्टीमेट अनरियलिटी ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ मिथ है, ठीक है। तो विज्ञानवाद से कुछ ले लिया, और स्वतंत्र विज्ञानवाद इनसे अलग है, क्या कि ये कह रहे हैं कि हम हीनयान वाले स्वतंत्रिकाज हैं, मतलब सब कुछ टेम्पररी है। ये वाले ये लोग नहीं कह रहे, नहीं ये परमानेंस वाले आइडिया से विज्ञानवाद लेकर आए,
एब्सोल्यूट रियलिटी वाले आइडिया से विज्ञानवाद लेकर आए कि सब कुछ टेम्पररी है। ये वही चीज़ कह रहे हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, पर ये अलग तरीके से लेकर आए, ये क्षणिकवाद से लेकर आए, मोमेंटरीनेस से। ठीक है, तो मोमेंटरीनेस है ना कि सब कुछ टेम्पररी है और इसलिए सब कुछ अनरियल है। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है। ये भी कह रहे हैं अनरियलिटी है, अल्टीमेट अनरियलिटी। ये क्या कह रहे हैं, आइडियाज आर मेंटल पिक्चर ऑफ रियलिटी। तो ये जो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना, ये रियलिटी के मेंटल पिक्चर होते हैं। ये इसको पलट के भी बोल सकते हैं क्या, कि जो रियलिटी है ना ये खाली एक मेंटल पिक्चर है। समझ रहे हो? तो ऐसा, तो लिखिए क्या कि they believed in theory of momentariness, they believed in theory of momentariness and that the world is ultimately unreal. World is ultimately unreal and temporary लिख सकते हैं, unreal and temporary। ठीक है, तो ये हमारी सारी फिलॉसफीज़ हो गई। अब ऐसा करते हैं 10 मिनट का लेते हैं ब्रेक। मेरे को